स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और आज सुबह की सुस्त शुरुआत के बाद जबरदस्त एक्शन में बाजार आते हुए दिख रहे हैं। एक और ऐतिहासिक दिन रहा है, लगातार छठे दिन आप निफ्टी पर नया रिकॉर्ड बनते हुए देख रहे हैं। अब 20,000 के स्तर से सिर्फ और सिर्फ 70 अंक दूर है निफ्टी, तो बहुत ही बढ़िया तेजी होती हुई दिख रही है। आज सुबह से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आ रहा था, निफ्टी की सुस्ती थी, बट जिस तरह से निफ्टी का भी कमबैक रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। बैंक्स की तरफ से तो खैर पूरा सहारा है। 425 अंकों का उछाल आपको बैंक निफ्टी दिखा रहा है। 46,000 के ऊपर, इनफैक्ट अब तो 46,100 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त तेजी के मूड में आपको बाजार आ रहा है। वीकली एक्सपायरी का दिन है, उससे पहले बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपको इस समय बनते हुए दिखेगा। और ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल पार्टिसिपेशन है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खरीदारी है, दोनों ही तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स तो नई लाइफ हाई पर भी है। फार्मा का पूरा एक्शन आ रहा है। एफएमसीजी अच्छी खरीदारी दिखा रहा है। बैंक्स में अच्छी तेजी है। फाइनेंशियल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस की तरफ से भी आज आपको एक योगदान आते हुए दिख रहा है। इंफ्रा भी अच्छी खासी मूव आपको इस समय दिखा रहा है। ऑटो स्टॉक्स में भी खरीदारी हो रही है। रियल एस्टेट भी बाजार को सहारा दे रहे हैं। इनफैक्ट थोड़ी आईटी की नरमी है और थोड़ी कैप में आपको गिरावट आ रही है। अदरवाइज बाकी सारे सेक्टर्स आज आपको तेजी के ही रुझान में दिखेंगे। और स्टॉक्स देखिए क्या जबरदस्त ब्रेकआउट आपको स्टॉक्स में आते हुए दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक सैटरडे को इसके नंबर्स आने वाले हैं, 2% ऊपर है। कोटक बैंक सैटरडे को इसके भी नंबर्स आएंगे, 2% ऊपर ये भी है। आईटीसी की तरफ से बड़ा एक्शन हो रहा है। रिलायंस जो आज जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर के बाद ट्रेड कर रहा है, 1.5% ऊपर ये भी है। एसबीआई, एचयूएल, बजाज ऑटो, एक्सिस, इंडसइंड, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, एशियन पेंट्स, कहीं पर भी आप नजर डालिए तेजी ही तेजी आपको बनती हुई दिखेगी। तो कंजम्पशन तो आपको बढ़िया थीम दिख ही रही है। बैंक्स का लगातार बाजार को सहारा मिल ही रहा है और उसके साथ ही देखिए आज फार्मा का भी योगदान आते हुए दिख रहा है। ऑटो स्टॉक्स भी तेजी में है। तो बाजार में बढ़िया ब्रॉड बेस्ड रैली का ये मूड माहौल आपको बनते हुए दिख रहा है और बढ़िया तेजी आ रही है। इसलिए पहली बार आप 46,000, अब तो 46,100 के पार भी आपको बैंक निफ्टी बनते हुए दिख रहा है। अनिल जी, रोज ही ये बाजार हमें सरप्राइज कर रहा है। खैर आपको तो सरप्राइज नहीं कर रहा है, आप तो कह रहे हैं मूव रहेगी, बट जिस तरह से एक्शन है, आज भी सुबह आपने कहा डिप आने दीजिए, लेवल्स आएंगे और लेवल्स पर आपको परफेक्ट मौका मिलेगा और वहां से बाजार ने दोबारा देखा नहीं। अब तो 20,000 से सिर्फ 50 पॉइंट दूर है निफ्टी। सर जी, बढ़िया मूव आ रही है आज, न रुकेगा न थकेगा। और सिक्सर तेजी का नहीं, ये है दीप। और देखिए, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, मार्केट की तेजी और पानी के बहाव के सामने खड़े होने में कोई समझदारी है नहीं है, बिल्कुल। और ये लिक्विडिटी का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है और दुनिया भर में ग्लोबल मार्केट्स में तेजी का माहौल है। ऐसा नहीं कि आप अकेले बढ़ रहे हैं, हम थोड़ा पहले बढ़ रहे हैं फॉर अ चेंज। बाकी फ्लो हमारे यहाँ भी है। इक्विटी में पैसा दुनिया भर में आ रहा है। कंपनियों के नतीजे दमदार हैं, राइट। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है टेक्निकल पैरामीटर्स पे। फिर आप किस बात के लिए मंदी करेंगे? मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ एक काम करिए, कुछ करिए मत करिए, मंदी मत करिए। और आप देखिए, सुबह भी जब हम बात कर रहे थे कि जहाँ खुले वहाँ लीजिए, नीचे आए और ऐड कीजिए। एसजीएक्स निफ्टी लाल में दिखे, गिफ्ट निफ्टी तो बहुत बढ़िया, वो वही होता हुआ दिख रहा है। तो आपको डायरेक्शन क्लियर रखना है कि मुझे तेजी करनी है और तब तक करनी जब तक मंदी का कोई संकेत ना आए या कमजोरी का। आप मुझे बताओ, पहला संकेत भी कहाँ आ रहा है कमजोरी का? पहला संकेत भी नहीं आ रहा है। तो अब तो वो 1-1.5 दिन का रनिंग करेक्शन आना भी कम हो गया, वो भी नहीं होता। हाँ, और आज वीकली एक्सपायरी, और इसलिए सुबह अपनी बात यही हो रही थी कि एक बार जैसे शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई तो इतनी जबरदस्त होगी। आप देखिए, बैंक निफ्टी 46,000 के पार है, नॉन स्टॉप भाग रहा है, राइट। निफ्टी आपका 19,850 का हल्का हाई पार करने के बाद 100 पॉइंट वहां से बढ़ गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि नो डाउट किसी न किसी लेवल से कभी न कभी किसी दिन तो आपको रुकते हुए दिखेगा। रोज इस स्पीड से बढ़ नहीं सकता और बढ़ना भी नहीं चाहिए और एक तरफा कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन मेरा तेजी की तरफ है। स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी मेरी बाय ऑन डिप्स है। रिस्क मुझे पता होना चाहिए। रिस्क मेरी है कि जिस दिन मुझे 19,550 के नीचे बंद होता हुआ दिखेगा, उस दिन मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करूंगा। अब 19,550 आपका स्टॉप लॉस है और 44,600 बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है। अब इसको लगेगा तो हम और ऊपर लेके आ जाएंगे, 45,000 कर देंगे जरूरत पड़ने पर आज की क्लोजिंग को देखकर। बट अदरवाइज आप अपने नीचे के रिस्क को ध्यान में रखें, तेजी की पोजीशन में बने रहे, डटे रहे, कोई चिंता की बात है, कोई चिंता की बात नहीं, अभी तक कोई चिंता की बात है नहीं। और जिस मोमेंटम में बाजार है, उस मोमेंटम में अगर किसी भी वजह से, चाहे हमारे इंटरनल प्रॉफिट बुकिंग से आए, बाहर की किसी मार्केट की वजह से कोई प्रॉफिट बुकिंग आए और वो होगी,
तो बाजार की वजह से नहीं होगी, किसी न किसी खराब खबर की वजह से होगी जो आपको और मुझे पता नहीं है, मार्केट को पता नहीं है। Correct. वो खबर कौन सी आएगी, कब आएगी, किस लेवल की हमें आएगी, नहीं पता। वो किसी को नहीं पता। जो नहीं पता उसमें दिमाग मत लगाओ, जो पता है कि ट्रेंड तेजी का है, और अगर कोई खराब खबर आई उसकी वजह से एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है या आपको एकदम बाजार में शार्प करेक्शन मिलता भी है, उस पहले करेक्शन को खरीदा जाएगा। अच्छा, उस पहले करेक्शन को खरीदा जाएगा, ये कॉन्फिडेंस भी रखिए। सो व्यू, डायरेक्शन, स्ट्रेटेजी, लेवल्स, ये तीन चीजें, व्यू और डायरेक्शन क्लियर रखिए, स्ट्रेटेजी क्लियर रखिए, लेवल क्लियर रखिए, और तेजी को एंजॉय कीजिए। आप देखिए ना दीप, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जल्दी से अपना शेयर छोड़ो मत, भागो मत। माल पकड़ के रखा है तो आसानी से दो मत। जो लेट आ रहा है, अब आ रहा है, उस इन्वेस्टर को महंगा बेचो, सस्ता नहीं। हाँ, आपने पहले खरीदा तो पकड़ के रखो। प्रॉब्लम ये कि बड़ा मुनाफा खाने की आदत नहीं है लोगों में, और इस पूरे बुल रन में अप्रैल से लेकर अब तक एक ही कोशिश की है, इस बार बड़ा बनाना है, इस बार बड़ा बनाना है। जल्दी में 2-5% में छोड़ नहीं देना है, 1-2-3% की ट्रेडिंग नहीं करनी, कि 5 बार ट्रेडिंग करके 2-2% बनाया, 10%, और एक बार स्टॉप लॉस लगा 12%, खत्म। वो नहीं करना है। इस बार पकड़ के रखो, बार बार ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा शेयर पकड़ के रखो, उसको प्यार से बढ़ने दो बीच बीच में, और हर एक सेक्टर रोटेशन से आपका आगे चल रहा है, वही स्ट्रेटजी के साथ रहे। क्लियर, गॉट इट, ठीक है। एक आपने इंटरेस्टिंग चीज आई थिंक सुबह भी बोली थी और पहले भी बोली है, जो बाजार का मूड माहौल है, मोमेंटम है, वो तो हमें ऊपर ले ही जा रहा है। जो शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं उनकी कवरिंग हमें और ऊपर ले जाती है, और ऐसी कभी कभी ऐसी बड़ी मूव्स आती हैं उनकी वजह से भी आती है। तो उनका भी योगदान आ जाए, तो वीकली एक्सपायरी तो उनका भी योगदान। शॉर्ट करने वाला सबसे ज्यादा तेजी के लिए वो भी उतने ही जिम्मेदार है जितने खरीदने वाले। यस, मतलब आप शॉर्ट नहीं करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग कहाँ से होगी? सो आपको कितना बढ़ने देना वो आपके हाथ में भी काफी कुछ है। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि शॉर्ट करने का भी टाइम आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मार्केट हमेशा बढ़ने वाला नहीं, आएगा तब अच्छा आएगा जब जिसका टाइम है। या तो आप समय के साथ एडजस्ट हो जाओ, राइट, और समय के साथ एडजस्ट नहीं होते तो अपने समय का इंतजार करो। तीसरा ऑप्शन नहीं है मार्केट में कमाने का। या तो आप तेजी मंदी दोनों खेलना जानते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है कि मेरे को तो मंदी करनी, तो शांति से बैठो, और जब आपका मंदी का टाइम आएगा तब फुल खेल कर। पर ऐसा नहीं हो कि अभी मंदी कर करके आप इतने पैसे डुबो दे कि जब मंदी आए तब आपके पास कुछ है ही नहीं करने को, है ना। सो आप अपने राशन पानी को, जिसको क्या बोलते हैं, गोला बारूद, बराबर रखो भाई। ऐसा मतलब हिम्मत से काम करो, समझ से काम करो, तो बने रहे तेजी में, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक बढ़ रहा बढ़ने दे, रिवर्सल का संकेत आएगा तब देखेंगे। और ये ध्यान रखें, ऊपर के 300-400 पॉइंट आपको कभी भी छोड़ने पड़ेंगे। जब छोड़ने पड़ेंगे तो वो मेंटली आप प्रिपेयर रहें। बस ये नहीं कि मैं टॉप पे बेचूंगा। अगर टॉप पे बेचने के चक्कर में तो अब तक आप 5-7 बार अपना पोर्टफोलियो खाली कर चुके होते है ना। हर जगह हर नए हाई पे टॉप लगता है, इसलिए अपने टॉप ढूंढने की कोशिश करो मत। अगर टॉप ढूंढना ही तो 21,080 का है हमारे फॉर्मूले के मुताबिक। तीसरा टारगेट वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कब पहुंचना हमें नहीं पता, लेकिन पहुंचना है। तो 21,000 का टारगेट है, जिसके लिए आपको शांति से अपने पोर्टफोलियो में कुंडली मार के बैठे रहना है। बार बार कुंडली मार के, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक जो नहीं चले उन पे भी कुंडली मार के बैठना है। तो बस थोड़ा तो मतलब कहीं न कहीं अपना भी विवेक, अपना भी दिमाग, अपना भी उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या चीज़ एंट्री करनी है, क्या चीज़ एग्जिट करनी है। क्वालिटी देख लें, अगर खराब क्वालिटी का स्टॉक है निकल जाए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में बने रहें। एक बार मैं लोगों को याद भी दिला दूं, वो जो फॉर्मूला की बात करी थी 2.5 साल पहले, जुलाई 2021 में हमने आपके लिए हाईलाइट करा था फॉर्मूला। 2 लेवल्स हो गए, तीसरे लेवल के लिए होल्ड करिए, बैठिए आराम से। अब तो यहाँ से सिर्फ 1100 पॉइंट की दूरी पे। एक बार देख लेते हैं क्या बोला गया था आपको। अगर मैं 132% के आसपास का डेटा लूं तो इस बुल रन में मार्केट जाना चाहिए 17,650 तक। तो 2008 से 2010 के जो बुल रन में 150% बॉटम से भागे थे मार्केट। तो उस लिहाज से आप देखें तो इसमें 19,025 का लेवल निकल कर आता है। ये बुल के सिनेरियो है जहां पर आप 21,000 के ऊपर निकल कर आ सकते हैं, और ये लेवल निकल कर आता है 20,400 से लेकर 21,080। ये फाइनल टारगेट इस बुल रन का बनता है। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमने 2021 में जब बुल रन के टॉप के फॉर्मूला के बारे में बताया था। वहां से आप देखिए बढ़िया तेजी बनी हुई है। आइए फोकस करते हैं आज की खबरें और ट्रिगर्स पर। कुशल और अरमान दोनों हमारे साथ तैयार हैं। फॉर अ चेंज अरमान से करते हैं शुरुआत। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें।
जी बिल्कुल, खबरें भी और कुछ एक नतीजे भी हैं, जिसमें आप हैवेल्स इंडिया के अगर आप नतीजे देखें तो यहाँ पर जो इनका मुनाफा है वो 242 करोड़ से बढ़कर 287 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और मार्जिन हालांकि यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपको गिरावट आती हुई दिखी है, 9% से गिरकर मार्जिन जो है 8.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। सीमेंस, क्यूमेंस और एबीबी इंडिया यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि एबीबी ग्लोबल की तरफ से ये अपडेट बयान आते हुए दिखे हैं, अपडेट आते हुए दिखा है कि उन्होंने ये कहा है कि भारत में ऑर्डर इनफ्लो का जो अनुमान से जो है वो कंपेरेटिवली कम आता हुआ दिखा है। और जो भारत में ऑर्डर इनफ्लो है वो सिर्फ 7% है, जो अनुमान था वो कंपेरेटिवली ज़्यादा का था, उसी के चलते जो है अनुमान कम आता हुआ दिखा है। TTML यहाँ पर अगर आप बात करें, कंपनी ने स्मार्ट फ्लो यूएस लॉन्च किया है और ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ मिलकर जो है ये वो लॉन्च करते हुए दिखे हैं। TCS यहाँ पर BBC के साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक करार किया है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन और फिनेंशियल और पेरोल के लिए जो है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक करार जो है वो करते हुए दिखे हैं। SGVN यहाँ पर कंपनी ने 300 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इनको PPA किया है। और कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें वेल्सपन कॉर्प 10 लाख शेयर, ITC लगभग 18 लाख, PNB 15 लाख, फेडरल बैंक 31 लाख, साउथ इंडियन बैंक 27 लाख, फोर्टिस हेल्थ 17 लाख और JSW एनर्जी माफ कीजिएगा 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए। ओके, कुशल बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं? बिल्कुल दीप, इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आज निफ्टी से अभी भी HUL, इन्फोसिस के नंबर्स आने बाकी हैं, साथ ही एफिनो स्पेस से हैवेल्स के तो नंबर्स आ गए हैं, पर साथ साथ कोफॉर्ज, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डालमिया भारत समेत इंडिया मार्ट इंटरमेश के नंबर्स पर भी नजर रखिए। इनफैक्ट इंडिया मार्ट इंटरमेश के तो नतीजों के साथ साथ बायबैक पर भी विचार ये करते हुए दिखेंगे। जहां तक कल का सवाल है, निफ्टी से HDFC लाइफ, JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस ये अपने नंबर्स घोषित करेंगे। एफिनो स्पेस से 4 कंपनियां, अशोक लेलैंड, अतुल लिमिटेड, DLF समेत वेदांता के नंबर्स पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। GNA एक्सेल्स यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस इशू पर विचार करते हुए दिखेगी कंपनी। साथ ही आरती ड्रग्स की भी बोर्ड बैठक होने वाली है, नतीजों के साथ साथ बायबैक पर ये विचार करते हुए नजर आएंगे। फेडरल बैंक का यहाँ पर बोर्ड मीटिंग है, IFC को जो है ये शेयर्स इशू करने पर विचार करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 से अब घटकर 15 ये होता हुआ दिखेगा वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। IPO के लिहाज से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO लिस्ट होता हुआ नजर आएगा और काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे, जिसमें टेक महिंद्रा, सिप्ला, डाबर, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, M&M फाइनेंस और इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना शामिल है। शनिवार नंबर्स के लिहाज से निफ्टी से ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, 2 दिग्गज बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से अपने नंबर्स घोषित करते हुए दिखेंगे। एफिनो स्पेस से भी 2 बैंक और हैं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और RBL बैंक। जहां तक रविवार का सवाल है, एफिनो स्पेस से इंद्रप्रस्थ गैस के नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे खबरों वाले शेयर, पूरा एक्शन, पूरा कैलेंडर 23 जुलाई तक का। ओके, और भी कुछ पूछ लें? और कुछ ऐसी चीज जो हमने नहीं पूछी और आपको पता हो वो बता दें कुशल, क्योंकि देखो हर चीज तो हम पूछ नहीं सकते। अब आपके पास तो ज्ञान का भंडार है, हमें नहीं पता आपको क्या क्या पता है। सर वो Q&A होना चाहिए ना, फिर मतलब खाली आंसर देके क्या करूंगा। ओके, मुझे किसी एक दर्शक ने मैसेज किया था, क्या? उसने पूछा कि कुशल से पूछे कि वेस्ट इंडीज इंडिया के टेस्ट में जो दूसरा टेस्ट में शुरू हो रहा है उसमें एम्पायर का नाम मैंने कहा ये गलत बात है, और इसलिए नहीं कि कुशल नहीं बता सकते हैं, पहली चीज तो बता नहीं पाएंगे, अगर बता भी दिया गलत भी बता तो हमें कैसे पता कि वो सही है कि गलत है। जो चीज हमें पता नहीं उसको हम प्रूव कैसे करेंगे। इसलिए कुशल आपने जो ट्रिगर्स बताए वो एकदम परफेक्ट। थैंक यू सर। ओके, आइए बढ़ते आगे, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। कौन कौन आ चुके हैं जरा दर्शन करने के लिए 20,000 के? ओके सज्जनों, जरा बताइए एक सवाल आप सबके लिए, जी, किस किस को लगता है कि आज ही 20,000 हो जाएगा? हो गया आपके हिसाब से? जैन साहब तो बोल रहे हैं। हो गया आपके हिसाब से? होने वाला है, बाकी क्या रहा? अच्छा, जैन साहब को लगता हो जाएगा, वागले साहब को लगता हो जाएगा, सुमित जी को लगता हो जाएगा, मेहू जी को लगता हो जाएगा और कुणाल जी को लगता हो जाएगा। और इसलिए अब जब सबको लग रहा हो जाएगा तो बंसल जी को तो लगना ही पड़ेगा। बंसल जी आपको अब भी नहीं लग रहा? आनंद जी नहीं अनिल जी, मुझे तो पिछले 2 दिनों से लग रहा है। नहीं पिछले 2 दिनों से छोड़ो, अभी 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 बचा हुआ 1.25 घंटे में अभी लग रहा है क्या? आज अभी नहीं बिल्कुल लग रहा है अनिल जी, और सबके बोलने के बाद तो फोमो हो जाएगा, मतलब फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि मैंने हाथ मैं समझ गया, वो धीरे धीरे सबके इसीलिए हाथ उठते हुए, जैसे वागले साहब ने खड़ा किया, जैन साहब ने, फिर सबने खड़ा किया। जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, जब बाजार 18,850 के आसपास रुका हुआ था तब अनिल जी आपने डांस वीडियो जारी किया, उसके बाद देखिए वो बाधा पार हुई। उससे पहले कई बार उसके करीब आया, पार नहीं हुई। तो अनिल जी इस बार भी 20,000 का स्तर पार तब होगा जब आप कुछ अपना नृत्य नाटिका अनिल जी पेश करेंगे, तो उसके लिए तैयारी कीजिए अनिल जी। तो वही वाला चलेगा कि नया डांस मतलब कैसा बता आप बताओ कुणाल जी, वही वाला चलेगा? एक ही बार चला है, ज्यादा चलाया नहीं हमने। अनिल जी लेवल नया है तो अनिल जी नया डांस होना चाहिए, और इस बार एनिमेशन नहीं चलेगा अनिल जी, इस बार आपको करना पड़ेगा अनिल जी डांस। वो पहले हमने किया ही था, वो करके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने मॉडिफाई करके उसको इस तरह से बनाया, आपको लगा कि हम मतलब वो एनिमेशन था। एनिमेशन नहीं था, लाइव एक्शन ही था। लाइव था। आप हमारी और मेरी और दीप की डांस की योग्यता पर जरा भी संदेह न करें। Exactly. बिल्कुल। चलिए बढ़िया है, तो देखते हैं फायरवर्क्स देखने को मिल रहे हैं, आगे क्या कुछ होता है इस पर रहेगा पूरा एक्शन। और इस फायरवर्क्स में हमारी पूरी टीम भी तैयार है, एक्सपर्ट्स की, और कुछ बेहतरीन कॉल्स और बिगुल्स भी लेंगे और जानेंगे भी क्या कुछ करना है। बट आज आईसीआईसीआई बैंक जबरदस्त मूव में ये आपको आते हुए दिख रहा है। बैंक की तरफ से खैर अच्छा मूवमेंट थ्रू आउट बना हुआ है, बट आईसीआईसीआई, कोटक, ये सारे काउंटर्स आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। शुरुआत जरा आईसीआईसीआई बैंक से ही करते हैं, और जो डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मूव अच्छी आ रही है। आई थिंक सैटरडे को इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, तो उसका भी इसे फायदा मिल रहा है। कोटक भी अच्छा कर रहा है, इसके भी नंबर्स आई थिंक सैटरडे को आने वाले हैं, तो यहाँ पर भी आपको मूव बढ़िया आती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक, वागिल साहब आपसे करता हूँ शुरुआत, जरा देखें इसका चार्ट, क्या करना है आईसीआईसीआई बैंक में, बताएं सर। दीपांशु पैटर्न तो बहुत ही बढ़िया है। 1020 1030 तक आई थिंक सैटरडे तक ही हो जाना चाहिए, मतलब ये कल के दिन में भी मूव आ सकती है 15-20 रुपए की, फिर रिजल्ट के ऊपर। लेकिन ऐसा पैटर्न कोई मतलब रिजल्ट के बाद अगर करेक्टिव मूव आती है तो बाय करने की ही अपॉर्चुनिटी होगी। थोड़ा सा मैं लॉन्ग टर्म व्यू दे दूं, 960 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरा मानना है 1150-1200 तक का पोजिशनल व्यू है, ये 1-1.5 महीने का व्यू है, तो मैं बायर रहूंगा आईसीआईसीआई बैंक में। चलिए आईसीआईसीआई बैंक पर रखिए नजर, 1-1.5 महीने का पोजीशन व्यू बहुत पॉजिटिव बन रहा है। 19,950 के पार आपको निफ्टी जाते हुए इस समय दिख रहा है। सुमित जी, कोटक बैंक आप भी देखिए, आई थिंक 1-2 दिन पहले आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था, पिक ऑफ द डे में बात करी थी, 2% ऊपर कोटक बैंक भी, इसकी तरफ से भी बढ़िया सहारा आ रहा है। इस चार्ट में क्या करना है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। फाइनली कोटक बैंक के अंदर मूव देखने को मिल रहा है, फाइनली एक अच्छा मूव बन रहा है, और पिछले कई दिनों के, कई हफ्तों के हाई के ऊपर स्टॉक अभी आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से भी ऊपर में 1975 और 2000 रुपए तक के लेवल जल्दी ही दिखा देगा। तो जिन्होंने भी पोजीशंस बनाया वो लोग होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1910 के पास का लगा है, 1975 का पहला टारगेट, 2000 का दूसरा टारगेट, ये लेवल जल्दी ही शॉर्ट टर्म में कोटक बैंक में देखने को मिलने चाहिए। तो कोटक और आईसीआईसीआई दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में है। आईटीसी ये भी बढ़िया मोमेंटम में है, 488 का लेवल आगे, 489 निफ्टी की मूव में इसका भी बड़ा योगदान है अगर आप वेटेज वाइज देखें। बंसल जी, आईटीसी देखें सर, अब तो ये 500 की तरफ मूव के आसार दे रहा है, आज 490 का हाई बना है। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिनके पास है होल्ड की राय है। दीपांशु, यहाँ पर मैंने और कुणाल जी ने 750 के टारगेट्स दिए हुए हैं, और निचले स्तरों पर यहाँ पर हमने बात करी थी, तो जिनके पास है बने रहें। करेक्शंस पर खरीदारी की राय होगी आईटीसी में। कुल करेक्शंस पर खरीदारी की राय है, और राकेश जी, कुणाल जी की जॉइंट पिक भी रही है रिसेंटली। मेहुल जी, आपसे एचयूएल के बारे में जानना चाहूंगा, इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, कभी कभी मार्केट आवर्स में भी इसके नंबर्स आ ही जाते हैं, तो एक जरा एचयूएल का चार्ट देखें सर, 2700 का लेवल अभी अभी टच कर रहा है। दीपांशु जी देखिए, एचयूएल की बात करें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 2720 2740 का अपसाइड है, और नीचे में 2650 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं समझता हूँ काउंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इनफैक्ट ओवरऑल सेक्टर में भी अच्छा ट्रैक्शन देखा है हमने पिछले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर एक बार के लिए एचयूएल बाय भी कर सकते हैं, 2650 के स्टॉप लॉस है। अपसाइड फिलहाल के लिए लिमिटेड है 2740 के आसपास, बट वो अगर निकलता है तो नया हाई बन जाएगा, और उसके बाद एक फ्रेश तेजी हमें एचयूएल में देखने को मिल सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है, 2650 के स्टॉप लॉस एक बार के लिए बाय किया जा सकता है एचयूएल में। तो एचयूएल पर रखनी है नजर, यहाँ पर भी मोमेंटम बन रहा है, ये सारे काउंटर्स आपको बढ़िया तेजी में दिख रहे हैं, बट और भी बढ़िया तेजी आपको आती हुई दिख रही है। हैवेल्स के अभी थोड़ी देर पहले नंबर्स आए थे, पॉली कैब, यहाँ पर तो खैर वन वे मूव आ ही रही है जब से स्टॉक की बात करी है। 18 तारीख को बात करी गई थी 3,950 के लेवल्स के आसपास, वहाँ से देखिए
ऑलमोस्ट 600 रुपए की मूव आपको आती दिख रही है। 600 रुपए से बल्कि ज़्यादा की मूव आ चुकी है। आज भी ज़बरदस्त फॉर्म में हैवेल्स के नंबर्स आए। ग्रॉस मार्जिन में एक्चुअली इंप्रूवमेंट है, हालांकि नंबर्स के बाद इनिशियली बाजार ने नेगेटिव रिएक्ट किया, उसके बाद थोड़ा सुधरा, अभी भी 1.5% नीचे, बट वन वे ज़बरदस्त मूव आ रही है। एक बार जैन साहब से भी इस पर राय लेना चाहूँगा। जैन साहब, नतीजों के बाद स्पेशली पॉलीकैब जो मूव आई है पिछले 3 दिनों में, शानदार एक्शन है सर। इतनी पॉजिटिविटी बन गई है बाजार में, जितने भी टारगेट्स आ रहे हैं सबकी तरफ मूव कर रहा है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक ऐसा है कि इसको मुझे याद है मैंने 800 रुपए पे भी रेकमेंड किया और वहां से इतना बड़ा मूव, और ये एसकेएल मिड कैप्स में शुरू के दिनों में मैंने ये स्टॉक को रेकमेंड किया था एंड इट हैज बीन अ ग्रेट मल्टी बैगर। और सबसे बढ़िया बात है कंपनी का मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव, कंपनी की जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल या ब्रांड रिकॉल बहुत जबरदस्त है। और बहुत, कल मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था तो मुझे बहुत बढ़िया लगा मैनेजमेंट को सुन के भी, दे वर सो हम्बल एंड बोले कि भाई हमने जो किया। और प्लस अब जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है, सरकार का जो पावर सेक्टर के ऊपर, पावर इंसुलेटर्स के ऊपर और ये जो वायर्स एंड केबल्स की जो डिमांड बढ़ी है इंडस्ट्री के अंदर और इकोनॉमी के अंदर, उसका बहुत बड़ा इनको फायदा मिला। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक अच्छा करेगा। बाकी देखिए एलईडी लाइट्स, ल्यूमिनेट्स, सोलर इन्वर्टर्स, पंप्स, ये सारे तो बनाते ही हैं, बट ओवरऑल आई रियली फील कि ये स्टॉक एक बार के लिए ये है कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करे, बट जिनको फ्रेश लेना वो थोड़ा करेक्शन का वेट करे, क्योंकि अब एक तरफा बहुत बड़ा मूव दे दिया। वैल्यूएशंस भी अब ये जनरली जो एफएमईजी वाली जो कंपनियां, इनको वैल्यूएशन मार्केट में हाई भी मिलती है, तो ये भी 47-48 के पी मल्टीपल पे है। तो वेट एंड वॉच, थोड़ा नीचे आने पे लीजिए। बाकी रिजल्ट्स वर एक्सीलेंट एंड आई एम बुलिश अबाउट द सेक्टर आल्सो। थोड़ा नीचे आए तब करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। 6% का बड़ा उछाल पॉलीकैब में इस वक्त आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और वागले साहब के लिए एक बिल्कुल वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मुझे संभव लग रहा है कि आज बैंकिंग अभी ये सेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आउट परफॉर्म करेगा। आईसीआईसीआई की तो दीप ने बात की, एक्सिस बैंक मेरे रडार पर आ रहा है। 976 977 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 1000 तक जाने के लिए तैयार है। टाइम फ्रेम आज और कल का। आपका स्टॉप लॉस 967 का होना चाहिए। 7-8 रुपए की रिस्क होगी। ऊपर में 25 से 30 रुपए मिल सकता है। 1005 1010 तक भी ये स्टॉक कल तक जा सकता है। ओके, तो ये राय है आपके लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की। आइए कुणाल जी राकेश जी की भी राय जान लें चार्ट कॉर्नर के बिगुल के बाद। बताएं सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर पिक है मारुति पे खरीदारी की राय है। स्टॉक ने करेक्शन दी थी, करेक्शन खत्म होने के संकेत आ रहे हैं। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इंट्राडे चार्ट पर एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। मारुति में करेक्शन आया, 10,000 से स्टॉक नीचे आया और अब इन स्तरों के आसपास एक बेस बनाकर वापस से ट्रेंड को रिज्यूम करने के लिए तैयार हो रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखें 9650 का। 9650 के स्टॉप लॉस से मारुति बाय करें। पहला टारगेट होगा 9950 का। इवेंचुअल टारगेट 10,800 का। तो 10,800 के टारगेट के लिए मारुति में खरीदारी करें। 10,000 के ऊपर जाने की तैयारी में है मारुति, खरीदारी करके चलिए। ऑटोज और बैंक्स यहां पर आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है, बट थोड़ा आईटी पर भी रखिए नजर। आज थोड़े कंसोलिडेशन के मूड में दिख रहा है आईटी, बट कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं। इन्फोसिस की तो हमने काफी बात कर ही ली है। कोफोर्ज, इस पर भी रहेगा इंपॉर्टेंट एक्शन, क्योंकि मिड कैप पैटी में जब भी मूव आता है कोफोर्ज सबसे एक्टिव रहता है। कैसे रहेंगे इसके नंबर्स, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं। बिल्कुल दीप, आप देखिए टॉप लाइन के लेवल पर तो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन रहने की उम्मीद है। कोफोर्ज में करीबन 3.5% की ग्रोथ के साथ 27.35 करोड़ पर कंपनी अपनी डॉलर आय घोषित कर सकती है। पर दूसरी तरफ ऑपरेशनल लिहाज से प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रह सकता है। करीबन 6-6.25% की गिरावट के साथ 315 करोड़ पर कामकाजी मुनाफा रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है कंपनी। जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, 15.5% पिछली तिमाही में था, इस बारी 14% का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और कंपनी का जो एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा देखेंगे तो वो भी 3.5%
1% गिरकर 225 करोड़ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आता हुआ दिख सकता है। अब यही देखना है कि यहाँ पर कंपनी जिस तरह से एग्जीक्यूशन अच्छा किया है, डील रैंप अप्स हुए हैं, उससे फायदा मिलेगा डॉलर आय के लिहाज से रेवेन्यू फ्रंट पर। लेकिन जो वेतन खर्च और जो वीजा से जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको अगर आप फैक्टर इन करेंगे तो मार्जिन्स पर इस बारी दबाव आता हुआ दिख सकता है। FY24 के लिए गाइडेंस पर तुम्हारी नजर रहेगी ही, साथ ही BFSI वर्टिकल का जिस तरह से इनका आउटलुक है वो देखना काफी अहम हो जाएगा, क्योंकि ये भी काफी हेविली कंट्रीब्यूट करता है इनके ओवरऑल रेवेन्यू शेयर के हिसाब से। तो कोफॉर्ज नंबर्स आप कह सकते हैं कि टॉप लाइन अच्छी पर ऑपरेशनल और बॉटम लाइन के लिहाज से थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो ये है आपके लिए कोफोर्ज। देखते हैं कैसे नंबर्स इसके आपके आते हुए दिख सकते हैं। एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए, आज थोड़ा सुस्त है। मेहुल जी जरा देखें कोफोर्ज का चार्ट, करीब 1% नीचे समय ट्रेड कर रहा है सर। दीपांशु जी देखिए, पिछले 2-3 दिन से करेक्टिव मोड पर है, बट ऑलरेडी इसमें अच्छी खासी रैली हमने देखी है। 4600 से 5000 तक की रैली आ गई थी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पर 4700 के आसपास अगर आता है तो फिर से एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉप लॉस इसका छोटा सा रहेगा, 4600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन 4700 तक की डिप एक बार आ सकती है, वहीं पर बाइंग की जा सकती है। अपसाइड में फिर से 5000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए नंबर्स पर नजर है कोफोर्ज की। आइए सुमित जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल आ रही है, बिल्कुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर मोमेंटम बन रहा है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 388, 388.10 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। बीपीसीएल कल का परसों का हाई ब्रेक कर रहा है। बीपीसीएल के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। जस्ट अभी मोमेंटम का शुरुआत है, तो यहां से कम 398 का पहला टारगेट बनना चाहिए और 402 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनना चाहिए। बीपीसीएल में यहां से एक बढ़िया मूव 2-3 दिनों में देखने को मिलेगा, इसके लिए खरीदारी करें 378 के स्टॉप लॉस से 398 और 402 के टारगेट्स के लिए। बीपीसीएल इस पर रखनी है नजर। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से भी आ रहा है एक बेहतरीन कल के 2000 का स्टॉक, जानेंगे सर की भी रेडार पर कौन से काउंटर्स आ रहे हैं। आइए आईटी के नंबर्स की बात कर ही रहे हैं तो एम्फेसिस, इस पर भी एक बार कुशल से जान लेते हैं, बाजार क्या अनुमान लगा रहा है। कुशल बताइए यहाँ क्या हो सकता है। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस है, या फिर आप कह सकते हैं बिना बदलाव वाली जो परफॉर्मेंस है वो एम्फेसिस आपको दिखा सकता है। डॉलर आय करीबन 1% गिरकर 40.8 करोड़, कामकाजी मुनाफा 510 करोड़ पर रह सकता है। पिछले तिमाही में 515 करोड़ था यही आंकड़ा। 15.3% के मार्जिन्स रेप्लिकेट हो सकते हैं पिछले तिमाही के मुकाबले, और 403 करोड़ पर यहाँ पर मुनाफा भी ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगा। तो लार्जली आप कह सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर ऑलमोस्ट बिना बदलाव के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एम्फेसिस अपने नंबर्स डिक्लेयर कर सकता है। अब यही देखना है कि यहाँ पर मार्जिन्स को लेकर कंपनी का क्या आउटलुक आगे के लिए रहने वाला है, और साथ ही जो इनके अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हैं उस पर कितनी अच्छी ग्रोथ आगे आने वाले दिनों में आ सकती है। इस वजह से एम्फेसिस पर आपको फोकस रखना है। बहुत ही फ्लैट नंबर्स इस तिमाही में आते हुए दिख सकते हैं। फ्लैट नंबर्स रहेंगे, कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्टेशन है नहीं। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी पिक इस समय की कल के 2000। ये बिल्कुल गलत बची है। 20,000 नहीं, हीरो या जीरो का। हीरो या जीरो, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। ठीक है सर, ये है ना। हाँ। तब तक मैं बता देता हूँ। तो फिर इंडेक्स का है। हाँ, इंडेक्स है। बैंक निफ्टी ये लेके आइए 46,175 के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा है इस वक्त। स्पॉट लेवल में आपको बता रहा हूँ। आज ही की एक्सपायरी का हीरो या जीरो ट्रेड है। 46,200 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 46,200 का कॉल ऑप्शन 55 रुपये में आपको मिल रहा है, ये खरीदना है। 55 रुपीज़ में 20 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि आपकी मैक्सिमम रिस्क 35 पॉइंट की है, 35 पॉइंट्स की। टारगेट जो है यहाँ से बड़े टारगेट नज़र आ रहे हैं। पहला टारगेट 100 का होगा, ऑलमोस्ट डबल। दूसरा 140, तीसरा 170 और चौथा 200। इतने ज़्यादा टारगेट? हाँ, यानी कि अगर 46,200 से 46,400 तक की यात्रा बैंक निफ्टी करता है तो आपको ये 4 टारगेट हासिल होंगे। और आपको लग रहा है इसी अगले 1 घंटे में होगा? इसलिए आपको ध्यान हो, सुबह हमारी एक बात भी हुई थी, ये तो शो में मैं था नहीं कि 46,000 जब पार किया तो अपनी बात ये हुई थी कि 46,000 अगर ये पार करके निकलेगा तब तक इतने कॉल राइटर्स हो जाएंगे कि ये 46,400 500 तक की यात्रा करेगा, वन वे करेगा। याद है। तो उस पर मैं अभी भी कहा हूँ, सुबह ऐसे अंदाज से नहीं बोला, बिल्कुल डेटा के हिसाब से बोला, वो डेटा दिख रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि 46,200 का कॉल ऑप्शन
55 में लीजिए 20 का स्टॉप लॉस, 100, 140, 170 और 200 के टारगेट के लिए ये हीरो या जीरो कॉल का बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लीज करवा दीजिएगा। डन सर, हो गया। आई थिंक 43, 800, 900 पर भी आपने ऐसी बात करी थी, और तब 500, 600 की पॉइंट 100% मतलब बिना रुके आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ बड़े लेवल, और मैं सुबह अपने ये बात करी, किस वक्त आप पार करते हो इसका इंपॉर्टेंस है। ये अगर कल होता तो मैं नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि कल उतने आपके पास शॉर्ट कवरिंग के डेटा ही नहीं है। आज शॉर्ट सेलर बुरी तरह से फंसा हुआ है, जिसने कॉल बेचे हैं दबा करके। आज सुबह भी आप देखो ना, दबा के 46,000 की कॉल बेचे होंगे लोग ने। क्यों नहीं बेचेंगे भाई? यार 46,000 बहुत दूर है, कहाँ आने वाला आज, है ना? वो फीलिंग रहती है। आज का लो 45,640 का है दीप, यानी कि 46 आज अगर आप समझो 45,700 पे ट्रेड कर रहे हो, तो कौन 300 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन नहीं बेचेगा? जबकि आपको नैस्डैक फ्यूचर 100, 150 नीचे दिख रहे हो, डाउ फ्यूचर ठंडे दिख रहे हो, 8 दिन से हाई बना रहा, तो आपको लगता है अमेरिका का तो सपोर्ट है ना, कौन सा बढ़ जाएगा। लेकिन टेक्निकली बाजार मजबूत है, फ्लोज हमारे स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल खराब नहीं हो रहा है, है ना? उम्मीद कर रहे हैं कि खराब होगा, हो तो नहीं रहा। तो ऐसे में शॉर्ट सेलर्स जो है ट्रैप हुए हैं। और आप देखिए कोई बड़ी बात नहीं, आज ही आप 20,000 के दर्शन आराम से कर लेंगे इस निफ्टी पर। मैं वही सवाल मैंने सोचा आपसे स्ट्रैटेजी में ये सवाल पूछूंगा। एक बार पहले बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आपका हीरो या जीरो का बिगुल बजाते हैं, फिर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। बिल्कुल। अब डेटा की बात करनी है बाजार की, और 2:30 बज चुके हैं। आइए लेते हैं जी से उनकी स्ट्रैटेजी भी। सर सेटअप वैसे आपने तो समझा ही दिया, मैं जस्ट अपडेट दे देता हूँ। डाउ फ्यूचर्स में आपको कमजोरी, सॉरी नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको कमजोरी इसलिए दिख रही है क्योंकि नेटफ्लिक्स पोस्ट मार्केट में कल 8% गिरा था, टेस्ला पोस्ट मार्केट में कल 4% गिरा था। दोनों के नतीजों के रिएक्शन है, टेस्ला की गाइडेंस लोगों को पसंद नहीं आई है, तो उसका इंपैक्ट दिख रहा है। अदरवाइज बाकी ग्लोबल मार्केट्स आपको ठीक दिखेंगे। यूरोप के बाजार आधे से 1% ऊपर है, कल 1.25% की तेजी के बाद आज भी 1% ऊपर यूके के बाजार दिख रहे हैं। एशिया आज थोड़ा कमजोर जरूर था, 1.25% जापान गिरा है, बाकी के एशियन मार्केट्स में भी कमजोरी थी, बट हम मजबूत हैं सर। अब बताइए, अब एक तो डेटा के लिहाज से बताइए, और अगर बैंक निफ्टी आप 46,200, 46,400 के लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी पर उसका क्या असर होगा? पहली चीज तो मैं एक बार निफ्टी का आपको डेटा बता दूं दीप। निफ्टी पर अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका 19,800 हो गया आज के लिए। 19,800 पर 2.5 करोड़ शेयर पुट में है जो राइटिंग के तौर पे खड़े हैं, तो यानी कि यहाँ से 150 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क निफ्टी में बची नहीं है। बची। और आप किसी भी हिसाब से आप 19,800 के नीचे तो बंद होंगे ही नहीं, ये आप मानकर कंफर्ट लेकर चल सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है 19,900 के नीचे भी बंद नहीं होंगे। उसका वजह है कि 19,900 के पुट पर भी 1,56,00,000 शेयर है, 19,850 पर 1,55,00,000 शेयर, यानी कि भारी भरकम पोजीशन 19,800 से 19,900 की रेंज में बनी। तो ये 100 पॉइंट आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। हल्की फुल्की रुकावट अब आपकी बची है 20,000 के आसपास। 2 करोड़ शेयर 20,000 के आसपास हैं, 2,06,00,000 शेयर जो कॉल राइटर्स खड़े हैं। लेकिन उससे पहले 19,900 का कॉल राइटर फंस चुका है, 1,65,00,000 शेयर। 19,950 का कॉल राइटर 1.5 करोड़ शेयर है, फंसने की तैयारी में। और अगर 20,000 पार किया तो 2 करोड़ शेयर और आपके ऐड हो जाएंगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि 20,000 के आसपास जाने की तैयारी तो है, ठीक है, और वहाँ पहुँच भी चुके हैं। 20,000 अगर 3 बजे के पहले पार करके टिक जाते हैं, अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये काम की चीज़ है। अगर 20,000 आपने 3 बजे के पहले पार कर लिया, ज़्यादा सेफर साइड पे 20,025, ठीक है, तो ये जो काम आपका बैंक निफ्टी में हो रहा है वो निफ्टी भी करेगा। अच्छा, हाँ, और बड़ी मूव आएगी। हाँ, क्योंकि 19,900, 19,950, 20,000 तीनों मिलाकर 5 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स फंसे हुए हैं। 5 करोड़ शेयर राइट, अगर 20,000 के ऊपर आप निकल जाते हैं तो उससे पहले नो डाउट 20,000 हल्का फुल्का रुकावट का लेवल है। तो 20,000, 19,000 इस रेंज में निफ्टी टाइम पास करेगा 3 बजे तक। लेकिन अगर फ्लो जिस तरह से स्ट्रॉन्गर मजबूत है, अगर निकल गया तो बहुत बढ़िया, वो निकल गया तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, 20,000 भी मिला तो क्या बुरा है। करेक्ट, ये हो गया निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी दीप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 45,700 के पुट पर है। 45,700, 45,800 अब आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। और आज पूरे दिन में 45,700 को ब्रॉडली बेस मान के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया ही है, बिल्कुल। ऊपर में 46,000 आपकी आखिरी रुकावट थी, 82 लाख शेयर हैं, वो पार कर गए। और इसीलिए अब हायर लेवल पे जब आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर्स नहीं खरीदना है, सिर्फ ऑप्शन और लिमिटेड रिस्क वाला। फॉर एग्जांपल आपने 55 रुपए का ऑप्शन खरीदा है 46,200 का, क्योंकि टाइम वैल्यू जल्दी से घटेगी। सो आप स्टॉप लॉस रखिए 30-35 पॉइंट, आप मान लीजिए कि मेरी एक इतनी रिस्क है और उस हिसाब से लीजिए। अगर शॉर्ट कवरिंग और जोर से हो गई तो आपको 46,400
46,300, 46,400, 46,500 तक जाते हुए दिख सकता है, वहाँ आपको बेनिफिट मिल जाए। नहीं तो कोई बात नहीं, आपने ये समझ लिया कि 30-35 पॉइंट का मैंने नुकसान किया, तो ये एक तरीका है। और बैंक निफ्टी में भी आपके पास मल्टीपल सपोर्ट है 45,700, 45,800 के आसपास, और ऊपर में हल्की फुल्की रुकावट 46,200 है। 3 बजे के पहले अगर 46,225 पार करके निकल गए, टिक गए, तो आप 46,400 आज ही देख लेंगे फिर। 46,400 और 46,400 अगर ये जाएगा तो कौन सा निफ्टी को छोड़ने वाला है? निफ्टी 20,000 तो होना ही है। तो पूरी संभावना है कि निफ्टी आज ही एक बार आपको 20,000 के दर्शन करा दे, उसके एकदम पास तो पहुंचे ही दे। जो जैन साहब बोलते हैं ना कि इतनी सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी के ऊपर गए मंदिर पे, तो भगवान के दर्शन तो होंगे ही, मूर्ति तो दिखेगी। जैन साहब दर्शन हो जाएंगे आज? अनिल जी देखिए, खाली 30 वोल्ट रह गया, ऑलमोस्ट हो ही गया, इसमें तो कोई बाकी रहा नहीं। तो इतनी दूर आए हैं तो दर्शन तो करके ही जाएंगे। हाँ, तो ये है जी, बिल्कुल कमा। चलिए सेठी साहब आगे। नहीं, आई थिंक सेठी साहब आज शायद ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने पहले बोल दिया था कि आज मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, फ्लाइट में इस समय वो, तो अच्छा थोड़ा मुश्किल होगी साथ करने ठीक है। बट चलिए, एक्शन है भरपूर और स्टॉक्स में आपको मूव आती हुई दिख रही है। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून सर। बढ़िया मूवमेंट आ रहा है कई सारे स्टॉक्स में, आपसे भी बात करनी है। बट एक बाजार के विपरीत एक स्टॉक जो ट्रेंड में जा रहा है, पहले उस पर बात करना चाहूंगा। वायदा कारोबार का टॉप लूजर भी है एबीबी। जरा श्रीकांत जी इसका चार्ट देख लीजिए, बड़ा कट आया है। इनकी कमेंट्री आई है, उससे बाजार निराश है। इंटरनेशनल ऑर्डर्स पे थोड़ी कमजोरी है। इंडिया में भी सिर्फ 7% ऑर्डर बुक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर टर्म्स में, जिससे बाजार थोड़ा निराश हुआ है। जरा देखें सर, आज बड़ा ब्रेकडाउन आया इधर। या गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल, तो आज इनफैक्ट कल के दिन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हैमर फॉर्मेशन हुआ था, और अगर एट द टॉप ऑफ द रैली अगर हैमर फॉर्मेशन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग या तो कुछ ना कुछ लिक्विडेशन आता है। आई थिंक उसी का आज कंटिन्यूएशन हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इंडिया से रिलेटेड जो भी इसकी स्टोरी है वो काफी स्ट्रांग है, और अगर यहाँ से अगर कोई करेक्शन आता है तो वैल्यूएशन टर्म्स में ये काफी इनएक्सपेंसिव लेवल्स पे अगर आ जाता है तो मुझे लगता है कि वापस वहां पे बाइंग की रिकमेंडेशन बनेगी फ्रॉम फंडामेंटलिस्ट। राइट नाउ जितने भी फंडामेंटलिस्ट है दे आर सेइंग कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है कि 4,600 से अगर ये 4,200 तक आ चुका है, और अगर इससे रैली को अगर कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है कि क्लोज टू 4,000 रुपीज इसमें काफी अच्छा एक बेस बना हुआ है। तो उन लेवल्स के करीब बिल्कुल लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि और भी 150-200 रुपए का करेक्शन यहाँ से आ सकता है। ओके, 150 से 200 का करेक्शन आ सकता है एबीबी के फ्यूचर में। 6.5% का बड़ा फॉल, ऐसा कोई खास खबर तो नहीं सुनी ने? कोई खबर नहीं एबीबी में। इनका ऑर्डर फ्लो गाइडेंस है, इंटरनेशनल ऑर्डर से बाहर वाला। हाँ, बाहर कम दिख रहे हैं। इंडिया में 7% ग्रोथ डॉलर टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट बाजार इससे ज्यादा चाहता था। अच्छा, इस वजह से गिरा है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। आइए सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी नहीं, ओके। मेहुल कोठारी, मेहुल जी आपको बिगुल चाहिए? जी हाँ अनिल जी, आज हाँ ओके, सॉरी, मुझे लगा सुमित जी की जरूरी कारण है। मेहुल जी के लिए बिगुल, BTS डबल टी। फरमाएं सर। देखिए, मिड कैप का स्टॉक है अनिल जी, वो है आरबीए है। आरबीए यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है 114 पे। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 124 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 111 का सपोर्ट है, सो 111 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है आरबीए को। आरबीए, ये नया नाम इन्वेंट कर दिया। हाँ मेहुल जी, ये शॉर्ट फॉर्म कब निकाला? आरबीए, मैं सोचा था ये स्टॉक कब लिस्ट हुआ आरबीए। अनिल जी, मुझे भी आज तक रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया ही पता था, और मैं पहली बार ये रेकमेंड कर रहा हूँ तब मुझे पता चला इसके एनएससी सिंबल आरबीए है। अरे सर, हम तो अभी तक अपने आप को लाइफ में वो बर्गर किंग से आरबीए में भी नहीं ला पाए थे, और आपने तुरंत मतलब बर्गर किंग से हम रेस्टोरेंट ब्रांड सोचे थे और सीधा आरबीए हो गया। आरबीए हो गया। हाँ, इतना फास्ट मूविंग स्टॉक हमने देखा नहीं नाम के मामले में। ओके, बंसल जी आपको पता था आरबीए का मतलब ये होता है बर्गर किंग? नहीं अनिल जी, मेरे को मालूम है अनिल जी, मैं एक्चुअली जाता रहता हूँ मॉल वॉल ना, तो दोनों जगह लाइन होती है, जिधर कम होती है उधर जाता हूँ, तो मेरे को मालूम है अनिल जी। वहाँ पे एक मिनट, उधर तो बर्गर किंग लिखा हुआ है, वहाँ कहाँ आरबीए लिखा हुआ है भाई साहब?
नहीं अनिल जी, अब हम तो रिसर्च करते हैं, अनिल जी साइंटिस्ट हैं तो पूरी रिसर्च करी होती है। बर्गर किंग देखते हैं तो फैमिली वालों को बताते भी हैं भैया ये रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। किसको साइंटिस्ट हैं हम। आप अच्छा अपने बंसल जी को हटा के 1 2 3 6 पैनलिस्ट और है, किस किस को लगता है कि बंसल जी जवाब देने में फंस गए हैं? बागले साहब, सुमित जी, कुणाल जी, मेहुल जी और श्रीकांत जी और जैन साहब दोनों ने बाहर से बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया है। ओके बंसल जी, जूरीज आउट, आप क्लीन बोर्ड आउट। देखो अपनी मान ले तो ठीक है, नहीं तो अपने पास तो सारा पैनल है, बहुमत से सब काम हो जाता है आजकल लोग डेमोक्रेसी में। ओके तो ये है आरबीआई खरीदारी करने की राय मेहुल कोठारी साहब की तरफ से रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि बर्गर किंग 124 के टारगेट के लिए। ओके रखिए उस पर नजर। 46,200 टच कर लिया सर बैंक निफ्टी ने। ओह वंडरफुल। हाँ, और निफ्टी 46,200 पहले हो गया था। अभी तो उल्टा थोड़ा नीचे आया। राइट, बट ये 20 पॉइंट दूर रहा है निफ्टी, 980 तक गए। 983, 983, वाह आ रहा है सर लेवल। लवली। चलिए बात करते हैं कुछ नंबर्स की, जब तक 20,000 का इंतजार है स्क्रीन पर। अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के लिए दालमिया भारत, यहाँ पर इसके नतीजे आने वाले। सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन भी देखा है, यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? अरमान बताइए। देखिए ओवरऑल अगर आप नतीजे देखें दालमिया भारत के जो नतीजे आने वाले हैं वो कंपैरेटिवली अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसका रीज़न देखें, एक तो वॉल्यूम्स में जो अनुमान है लगभग 16% के आसपास की ग्रोथ दिख सकती है। उसका रीज़न क्या है, एक तो मजबूत डिमांड भी थी और जो कैपेसिटी इन्होंने एक्सपेंशन करा है उसके चलते यहाँ पर फायदा आता हुआ दिखेगा। तो वॉल्यूम में लगभग आपको 16% के आसपास की वाइवा ग्रोथ दिखेगी। उसी के चलते आपको आय जो है वो लगभग 13% के आसपास बढ़ेगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम 16% बढ़ रही है पर आय अगर आप देखें उससे कंपेरेटिवली कम बढ़ रही है, उसका रीज़न ये है क्योंकि आप रियलाइजेशन जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 या 2% के आसपास की आपको थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई दिखे। अब आय तो आपकी लगभग 13% बढ़ रही है और मार्जिन्स जो हैं वो भी इंप्रूव हो रहे हैं, पर अगर रियलाइजेशन कम हो रहा है फिर भी मार्जिन्स इंप्रूव होने का कारण ये है क्योंकि जो कॉस्ट है, जैसे आपने पहले भी बताया था, जो कॉस्ट है वो ज़्यादा जो है कंपैरेटिवली गिरने वाली है। उसके चलते आपको जो है मार्जिन्स में आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख सकता है। जो ब्लेंडेड रियलाइजेशन की तो बात मैंने करी, पर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वाई लगभग आप देख सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट है। इसलिए मार्जिन्स लगभग 17.8% से बढ़कर 19.2% के आसपास आते हुए दिख सकते हैं और मुनाफे में भी लगभग आपको 26% के आसपास का उछाल दिखेगा। और कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स जो हैं वो बड़े हैं, मार्जिन्स इंप्रूव हैं क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा गिरती हुई दिखी है। तो ये है आपके लिए दालमिया भारत। देखते हैं, आज स्टॉक वैसे कुछ ज़्यादा करने के मूड में नहीं है, सुस्त ही बैठा हुआ है, बट मूव इंटरेस्टिंग आपको कहीं और आ रही है। आरवीएनएल, एक बार सुमित जी से इसके चार्ट पर राय लेनी थी। सुमित जी बढ़िया मूव आ रही है, 6.5% ऊपर है आरवीएनएल। रेलवे स्टॉक्स में आज थोड़ा रोटेशन हुआ है, आरवीएनएल स्पेशली अच्छा दिख रहा है। जरा देखें इसके चार्ट सर, क्या चल रहा है इसमें? दीपांशु, बारिश और रेलवे के स्टॉक दोनों ही रुकने को तैयार नहीं है। यहाँ एक तरफ बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और दूसरी तरफ रेलवे के स्टॉक एक तरफा भाग रहे हैं। आरवीएनएल के अंदर भी मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन किया और साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अब वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। आरवीएनएल 130 का लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद इसमें मोमेंटम और बढ़ेगा और 145 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में आरवीएनएल में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाए होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए 122 123 के पास का, 130 का लेवल टूटने के बाद 145 तक का मूव ऊपर में देखने को मिलेगा। ओके तो यह है आपके लिए आरवीएनएल, जहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। रेलवे काउंटर्स अच्छे हैं और साथ ही आपके शिप बिल्डिंग काउंटर्स अच्छे दिख रहे हैं। मजगांव डॉक सुबह से 5% ऊपर है, कोचिन शिपयार्ड में भी अच्छी मूव आई है, शिपिंग स्टॉक भी आपको अच्छे दिख रहे हैं। शुगर स्टॉक्स में भी आज बढ़िया रोटेशन। एक बार जैन साहब से इस ट्रेंड पर बात करनी थी। जैन साहब, आई थिंक वो रशिया यूक्रेन सिचुएशन डील खत्म हो गई, उसके बाद सारी एग्री कमोडिटीज में उछाल आया, बट शुगर में आज कुछ जबरदस्त एक्शन चल रहा है। कैश के तो शुगर स्टॉक्स काफी बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं। क्या चल रहा है, रोटेशन मांगे सर या कुछ ट्रिगर दिख रहा है बाजार को? देखिए कुछ तो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी है और कुछ ये भी है कि रोटेशन भी मान लीजिए आप, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स काफी करेक्टेड रहे हुए और एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहे थे और अब मुझे लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से भी, और जब क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा होता है और इथेनॉल और ये सब की स्टोरी वापस से चलने लगती है तो मुझे लगता है कि शुगर अच्छा करेगा। और शुगर स्टॉक्स में देखिए जैसे कोरोमंडल फर्टिलाइजर कम शुगर, ईआईडी पैरी टेक्निकली मैं देख रहा था आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट ओवरऑल दाल में भारत शुगर की बात हो रही थी वो ठीक लग रहा है, या पोनी शुगर है, बहुत सारे स्टॉक्स एक के बाद एक रेकमेंड किए हुए, द्वारिकेश शुगर है, ये सब बढ़िया है। सो ओवरऑल स्टॉक्स में जिन्होंने निवेश किया हमारे पैनल में, हमारे चैनल पे काफी बार हमने शुगर स्टॉक्स पहले भी रेकमेंड किया हुआ, तो उन स्टॉक्स को बस होल्ड करके रखे, मूव देंगे तो बहुत शार्प मूव्स दे सकते हैं और आज अच्छी खासी तेजी
बनी हुई है ये। शुगर में आज बढ़िया तेजी बनी हुई है। यहाँ पे एक्शन आ रहा है। जैन साहब, आपका एक और स्टॉक जो आप रेकमेंड करते हैं, आपके नाम से अब तो एसोसिएटेड भी हो गया, जेंसार टेक्नोलॉजीज या जैन साहब टेक्नोलॉजी, जो हम बात भी करते हैं, इसकी नतीजे इसके आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 119 करोड़ से बढ़कर 156 करोड़ का आते हुए दिखा है। तो मुनाफे में तो आपको ठीक ठाक बढ़त दिखी है तिमाही दर तिमाही आधार पर, अगर आप कंपैरिजन करें इसका। आय यहाँ पर कुछ ज्यादा बढ़त नहीं रही है, 1213 करोड़ की आय बढ़कर 1227 करोड़ की है। तो सिर्फ 14 करोड़ आय में बढ़त दिखी है, बट मुनाफे में आपने एक ठीक ठाक डिसेंट ग्रोथ आती हुई दिखी है, जहां तक जेंसार टेक्नोलॉजीज का सवाल है। फर्स्ट कट ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में हल्का रिएक्शन कुछ ज्यादा। जैन साहब आपको याद है, मैं याद नहीं है आपको जेंसार, अरे ऑफ कोर्स क्या बात कर, लेकिन जैन साहब तो बहुत पुराने हो गए। जैन साहब कल ही बात करी थी। हाँ, जैन साहब तो इसलिए हम जैन साहब टेक्नोलॉजी बोलते थे इनको। लेकिन अभी लेटेस्ट तो मैंने भी आपको पिछले हफ्ते भर में 2-3 बार हमारी बात हुई है। जैन साहब टेक्नोलॉजी ये स्टॉक कल ही बात हो रही थी, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। 119 करोड़ से तिमाही दर तिमाही मुनाफा 156 करोड़, किसी भी लिहाज से बढ़िया कहा जाएगा। मुनाफा अच्छा, टॉप लाइन स्टेबल है, लेकिन मुनाफा बहुत ही जबरदस्त आता हुआ दिखा है। मार्जिन देखेंगे कि मेरे ख्याल से 15% के आसपास के मार्जिन से दी, और अगर 15% मार्जिन से तो बहुत अच्छे कहे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जेंसार टेक्नोलॉजी अच्छे नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा मैं जैन साहब से इस पर राय भी ले लूं, और इस बीच अरमान भी हमारे साथ। अरमान भी मुझे कल कुछ डिटेल्स दे रहे थे, शायद कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के आपने कल बता रहे थे सर। वो जेनटेक, ओके, जेनटेक नॉट जेंसार। जेंसार, हाँ, जेंसार टेक्नोलॉजी ये है स्टॉक जो नतीजे आपके स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 141 करोड़ से कंसोलिडेटेड एबिट 188 करोड़ पहुंचता हुआ दिख रहा है, और मुनाफा 119 करोड़ से बढ़कर 156 करोड़। तिमाही दर तिमाही दमदार परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। जैन साहब जरा राय दें अपनी। बिल्कुल, जब से जेंसार और जेनसाब का वो संगम हुआ है, या एक साथ नाम लेना है शुरू किया, तब ये 230-35 रुपया हुआ करता था, और मैंने जेम्स में भी दिया था। नॉन स्टॉप चल ही रहा है, और गजब के रिजल्ट आ रहे हैं। इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात है, इस बार का भी अगर Q1Q रिजल्ट देखो तो भी बढ़िया है, YOY भी, मतलब सब बढ़िया है। ओवरऑल मुझे लगता है कि एक मूव बहुत बड़ा दे चुका, और IT स्टॉक्स चूंकि पहले नहीं चल रहे थे, बट फिर भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था IT सेक्टर को। तो थोड़ा करेक्शन का इंतजार कीजिए। अब आज 20,000 के आसपास, और स्टॉक्स बहुत चल चुके होते हैं, और रिजल्ट्स जब आ गए हैं, तो मुझे थोड़ा सा कॉशियस रखने में ज्यादा समझदारी लगती है, कि मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन पे खरीदें। बाकी और भी बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, आइडियाज मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट्स में। सो ओवरऑल द रिजल्ट्स आर गुड, स्टॉक चलेगा भी। जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, जिनको लेना वो थोड़ा सा गिरावट का इंतजार करें। द रिजल्ट्स आर मच इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो ये है आपके लिए बढ़िया रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। और दीप 11.5% के मार्जिन बढ़कर 15%, बढ़िया है, बहुत तगड़े दमदार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। और इस परफॉर्मेंस के दम पर आप ये मान सकते हैं कि अपग्रेड्स आपको आते हुए दिखेंगे, ब्रोकरेज 100% अपग्रेड्स आते हुए दिखेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर कट केस है अपग्रेड्स का, क्योंकि IT शेयरों में आमतौर पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जहाँ अच्छे आ रहे हैं वो बहुत ही मजबूत आ रहे हैं, और उनमें कम ही है कंपनियां, तो जाहिर सी बात है अपग्रेड्स आना है। तो ये है दमदार नतीजे जेंसार टेक के। बिल्कुल। और आइए इसी ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो बाजार में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने कहाँ पैसा अपना लगाया है, और साथ ही IT सेक्टर में भी हमने देखा है कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग फंड एक्शन पिछले तिमाही में हुआ। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, जो देखिए, अगर दिग्गज निवेशकों के कई सारी जगह हैं जहां पर आपको जो है हिस्सेदारी वो वहां पर बढ़ाते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो रेखा झुनझुनवाला की, वहां पर अगर आप बात करें तो उन्होंने टाइटन में जो है वो हिस्सेदारी यहां पर उन्होंने बढ़ाई है। ये Q1 FY24 की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर उन्होंने हिस्सेदारी थोड़ी सी यहाँ पर टाइटन में बढ़ाई है, 5.29% से बढ़ाकर 5.36% करी है। टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी वो जो हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखे हैं, 1.79% से बढ़ाकर 1.84% करी है। अब मुकुल अग्रवाल साहब की बात करें तो उन्होंने जेन टेक्नोलॉजी में उनका जो नाम है शेयर होल्डिंग में अब आता हुआ दिखा है, 1.34% पर उनकी जो हिस्सेदारी आती हुई दिखी है। कैपेसिटा इंफ्रा में भी उनकी जो शेयर होल्डिंग बढ़ती हुई दिखी है, 1.91% से बढ़कर 4.3% के आसपास आई है। और अगर आप न्यूलैंड की बात करें तो वहां पर भी 3.1% से बढ़कर 3.3% है। शायद इंडस्ट्रीज 2.2% से बढ़कर 2.4%। सुनील सिंघनिया साहब की बात करें तो उनके भी कई सारे स्टॉक्स हैं, जिसमें आप डायनामेटिक टेक की बात करें 2.8 से बढ़कर 2.9% है। ADF फूड्स की बात करें 1.5 से बढ़कर 1.54, HIL की बात करें 3.1% से बढ़कर 3.2%।
मधुसूदन केला साहब की बात करें तो वहाँ पर संगम इंडिया में उनकी हिस्सेदारी जो है वो अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखी है, 1.1% से बढ़कर 5.9% के आसपास जो है वहाँ पर आती हुई दिखी है। और डॉली खन्ना की अगर आप बात करें, उन्होंने भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसमें पहली अगर आप बात करें पॉन्डी ऑक्साइड जिसमें 3.1% से बढ़कर 3.7%, टालब्रोज ऑटो 1% से बढ़कर 1.5%, मोंटे कार्लो 2.1% से बढ़कर 2.4%, कंट्रोल प्रिंट की बात करें 1% से बढ़कर 1.2% के आसपास, और अंत में अगर आप बात करें मैंगलोर केमिकल की तो यहाँ पर भी 1.2% से बढ़कर 1.3% के आसपास हिस्सेदारी आती हुई दिखी है। तो ये पे कुछ बड़े बदलाव हुए हैं यहाँ पर। आईटी सेक्टर में भी हमने थोड़ा फंड एक्शन देखा है अरमान, उसके बारे में भी जरा देखें तो आई थिंक क्या विप्रो में मूव आया है, और बिल्कुल विप्रो की बात कर लीजिए या फिर टीसीएस की बात कर लीजिए या फिर एलटीटीएस की बात कर लीजिए, यहाँ पर सभी जगह पे आपको आईटी में डोमेस्टिक या एफआईज हैं, कोई उनकी हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ती हुई दिखी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक आपके सामने आए हैं जहां पर बड़े निवेशकों ने थोड़ी फंड बाइंग भी करी है। जैन साहब, कोई काउंटर इनमें से जो आपके रेडार पर आ रहा हो? अच्छी खासी खरीदारी हुई है पिछले क्वार्टर में कुछ बड़े नामों से सर। बिल्कुल, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट कंट्रोल प्रिंट का जो नाम आ रहा था, ये स्टॉक मैंने अभी रिसेंटली जेम्स में रेकमेंड किया। न्यूलैंड लैब्स मैंने जो मुकुल अग्रवाल जी ने ऐड किया वो मैंने रिसेंटली रेकमेंड किया। डिनोरा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जेंटेक मैंने काफी बार रेकमेंड किया हुआ है। फिर अगर सुनील सिंघानिया जी का देखें तो एचआईएल, एडीएफ फूड, शारदा एनर्जी, मधुसूदन केला जी वाला संगम इंडिया मैंने हालांकि रेकमेंड नहीं किया, बट इस सेक्टर से मैंने वही की पड़ोसी कंपनियां काफी सारी की है, नितिन स्पिनर हो या बांसवाड़ा सिंटेक्स हो। डॉली खन्ना जी ने अगर बात करें तो पॉन्डी ऑक्साइड मैंने नहीं किया दो, बट दीपक स्पिनर्स किया हुआ है, टालब्रोज ऑटो किया हुआ है, मोंटे कार्लो, कंट्रोल प्रिंट, ये सारे किए हुए हैं। और बाकी विंध्या टेलीलिंक्स अभी सिद्धार्थ भैया जी ने जो ऐड किया है, तो विंध्या टेलीलिंक्स मैंने वेरी रिसेंटली जैन साहब के जेम्स में दिया है। और अनिल गोयल जी ने एलजी बाला, जो कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स और बहुत बढ़िया परफॉर्म भी कर रहा है, और टीसीपीएल पैकेजिंग जो रिसेंटली मैंने रेकमेंड किया। तो ऑलमोस्ट काफी सारे, इनफैक्ट ये सारे जो सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग भी काफी, जो हम लोग जो मिड कैप्स होते हैं या स्मॉल कैप्स होते हैं, इनमें ज्यादा इनका रुझान रहता है। ठीक है, माइक्रो कैप्स 500 करोड़ के नीचे वाली तो आजकल थोड़ी बातचीत कम होती है, बट वहां पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखी हुई हमने। और जो 1000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनियां, वहां पे तो सर्टेनली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो देख ही रहे हैं किस तरीके से लोग ने ऐड किया। तो ये है आपके लिए कुछ बड़े निवेशकों का बड़ा एक्शन जो बाजार में आपको होते हुए दिखा है। थोड़ा ऊपर से बैंक निफ्टी हल्का होते हुए दिखा है। निफ्टी अभी भी अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी ऊपर से करीब 150 पॉइंट अभी हल्का हुआ है। फील नहीं होगा स्क्रीन देखकर अगर आप देखेंगे, बट थोड़ा बैंक निफ्टी ऊपर से मुनाफा वसूली इस समय दिखा रहा है। बट अलग अलग जगहों पर आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये 2% का स्पाइक दिखा रहा है। ये इंटरेस्ट है कि मूव आई है, और एक टाटा कंज्यूमर पर मूव आती हुई दिख रही है। 1.5% ऊपर आपको टाटा कंज्यूमर दिख रहा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बैंक नहीं, और साथ ही टाटा कंज्यूमर, इन दोनों काउंटर्स में आपने थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन अभी बनते हुए दिखा है। टाटा कंज्यूमर के एक चार्ट पर राय भी लेते हैं जरा। मूव आ रही है कुणाल जी, देखें टाटा कंज्यूमर, एचयूएल भी आज एक्शन में, आईटीसी भी एक्शन में, और टाटा कंज्यूमर पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है सर। देखिए बिल्कुल दीपांशु, एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब बाजार बंद होने वाला है और यहाँ पर एक आपको ब्रेकआउट बिल्कुल बंदी के समय आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आपको अगले पूरे सप्ताह देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बने रहें, 860 के स्टॉप लॉस से नई खरीदारी करें क्लोजिंग बेसिस पर, अगर 870 के ऊपर बंदी आती है तो अगर 870 के ऊपर बंदी आती है तो फिर आप यहाँ पर और खरीदारी बनते हुए देख सकते हैं। स्टॉक में भी एक्शन है। पॉलीकैब बाय द वे 4600 का लेवल आपके लिए क्रॉस कर चुका है, तो रिकमेंडेड लेवल से 750 रुपये की तेजी आप पॉलीकैब में ऑलरेडी आते हुए देख रहे हैं, और रुकने का नाम ये काउंटर इस समय नहीं ले रहा है। कुछ काउंटर्स जहां पर वीकनेस आज बनी हुई है, एल&टी फाइनेंस उनमें से एक है। हालांकि वायदा कारोबार के बैन में हमने इसे आते हुए देखा है, बट आज कमजोरी बनी हुई है, नतीजे आने के बाद से ही सुस्ती बनाए हुए है। वागे साहब, जरा एल&टी फाइनेंस पर एक बार राय दें, क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स बनकर आते हैं? आज नतीजों का रिएक्शन है इस पर थोड़ा। दीपांशु, मुझे नहीं लगता कि इतना भी वीक है। अगर ये 125 ब्रेक करेगा तो मैं कहूंगा कि फिर ये 115 तक भी जा सकता है, फिर उसको वीकनेस माना जाएगा। इनफैक्ट 2% के आसपास नीचे है, हल्का सा मे बी अराउंड 125-26 ब्रेक होना नहीं चाहिए। और ऑन द अपसाइड मुझे लगता है 130-132 का लेवल है, वो भी ब्रेक नहीं होगा, तो साइडवेज टू मतलब कंसोलिडेटिव ही कह सकते हैं।
कंसोलिडेशन में ही कह सकते हैं, ये है आपके लिए L&T फाइनेंस। अभी हमने आरबीएनएल की बात करी थी सुमित जी के साथ, वो थोड़ा और मजबूत हो गया, 8% ऊपर आरबीएनएल है, बट बाकी रेलवे स्टॉक्स भी एक बार देख लीजिए। इरकॉन इंटरनेशनल 2.5% ऊपर, रेलटेल 2.5% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो इन दोनों रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी आई है। आईआरएफसी यहां पर भी आपको 1.5% का उछाल आते हुए दिख रहा है, तो ये भी पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ा है। तो अक्रॉस रेलवे आपको एक बढ़िया मूव आती हुई इस समय दिख रही है। एक बार इरकॉन के चार्ट पर मैं राय लेना चाहूंगा श्रीकांत जी की तरफ से। श्रीकांत जी जरा देखें, इरकॉन इंटरनेशनल इस पर भी अच्छी मूव आ रही है, 2.5% ऊपर ट्रेड करा है, कोई व्यू सर? सर आपका ऑडियो म्यूट है श्रीकांत जी। यस सॉरी। तो जो फॉर्मेशन बना है टेक्निकल फॉर्मेशन, वो तो काफी अच्छा फॉर्मेशन है। एक बड़ी रैली के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, और बिकॉज इट्स अ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी, तो कई सारे कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनते हैं, और मुझे लगता है कि इसने भी अपना एक फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद अभी ब्रेकआउट के लेवल्स के काफी करीब आ चुका है। यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम वापस 100 से 105 के लेवल्स दिखा सकता है, और अगर पोजीशंस अगर है तो उसमें बने रहे। अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तब भी मुझे लगता है लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है, 88 89 के करीब इसे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 84 और टारगेट्स रखे 100 से 105 रुपए। तो ये है आपके लिए इरकॉन इंटरनेशनल, जहां पर आपको मूव बढ़िया आती हुई दिख रही है। रेलवे अच्छे एक्शन में है, बट एक और स्पेस जो एक्शन में एफएमसीजी हम बात कर रहे हैं, एचयूएल आईटीसी की अभी हमने बात करी, पतंजलि जरा इसको भी पुल अप करिए। 8 महीने की ऊंचाई पर ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। रिसेंटली इसका ओएफएस आया था, बढ़िया रिस्पांस भी मिला। 52 हफ्तों पे नहीं, 52 हफ्तों आ गया क्या? लाइफ आई भी 1350 1400 के आसपास ही होना चाहिए, नहीं? थोड़ा दूर, ऑलमोस्ट 1500 है। 1500 है, अच्छा, तो काफी दूर है, थोड़ा भी दूर है। हाँ, ओके। बट 8 महीने की ऊंचाई पर है सर, ये आप कंफर्म ले लीजिए इसका। आई थिंक आखिरी बार नवंबर में इन लेवल्स पर था सर। नवंबर के बाद आया, फाइनली वापस आ गया। सबसे बड़ी बात ऑफर फॉर सेल के बाद बढ़िया, और इसलिए हमने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेशन किया था कि ऑफर फॉर सेल में जरूर पैसा अगर आपको ऑफर फॉर सेल में मिल गया तो वहां से गेन देख लीजिए सर, 150-200 रुपए की तो गेन वहीं से आ रही है। मेरे ख्याल से 1165 ऑलमोस्ट 200 की गेन अभी। अच्छे, मतलब 18-20% आपके बन गए मुश्किल से एक हफ्ते में। यस, बहुत बढ़िया। और कुछ फंड बेस्ड बाइंग भी हुई है, और जो ऑफर फॉर सेल में बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं उसके बाद में स्टॉक की री रेटिंग होती हुई दिख रही है। और दीप वैसे भी एफएमसीजी स्टॉक्स मजबूत हैं, ये इलेक्शन ईयर में हम जा रहे हैं, अर्निंग्स दमदार आ रही है, बेचने का कोई सवाल ही। 1400-1500 हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट थे ओएफएस के, वो तो आपके 7 दिन में आ गए। 1820,000 के लॉन्ग टर्म टारगेट है, उनके लिए आप होल्ड करिए, आराम से होल्ड करिए 100%। मतलब आपका ये जरूर है कि अगर आपको लगता है भी मेरे 1400-1500 के टारगेट 6 महीने से होता था, 6 दिन में आ गए और बुक करना चाहें तो आपकी मर्जी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक ही फॉर्मूला रखना है दीप हमेशा, जो जिस स्टॉक में आपको लगता है कि अच्छी क्वालिटी का है, लॉन्ग टर्म सोच के पैसा लगाइए। ये मार्केट ऐसा है, शॉर्ट टर्म में दे देगा। शॉर्ट टर्म सोच के पैसा लगाएंगे तो आप निकल जाएंगे, नुकसान भी कर सकते हैं, या पूरा नहीं कमाएंगे, रह जाएंगे। तो जिसने लॉन्ग टर्म सोच के लगाया, अगर वो 100 रुपये बढ़ भी जाए तो जल्दी से बेचता नहीं, तो अच्छा मैंने तो 1800-2000 के ले लिया या 1500 के ले लिया, तो उसका शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाता है। जो शॉर्ट टर्म सोच के लगाएगा, अच्छा मैं तो आज ऑफर फॉर सेल में लगा रहा हूँ, जिस दिन शेयर आएगा बेच दूंगा, तो उसके बने क्या, कुछ नहीं। करेक्ट। तो इसलिए ये मार्केट ऐसा है जहाँ पर आपको अप्रोच ऐसी रखनी है, लगाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में पैसा बन गया तो मेरी किस्मत। करेक्ट। और उसमें पैसा बन रहा है लोगों का, और वही अप्रोच से चलो, आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे। उसमें क्या आप पूरी अपसाइड भी ले पाओगे, और जल्दी भी बनेगा, ज़्यादा भी बनेगा। गॉट इट सर। चलिए, अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाइए, आपका हमेशा अच्छा ही रिटर्न मिलेंगे। जैसा जी पे कह रहे थे, ओएफएस के बाद पतंजलि में जबरदस्त मूव आई है। आखिरी आधा घंटा है बाजार के लिए, थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ है, बट इस समय स्टेबल हो चुका है बैंक निफ्टी। फोकस करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। आज की तो बड़ी खबर थी, वो हो चुकी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर हो गया है, उसके बाद रिलायंस के एडजस्टेड प्राइस की डिस्कवरी भी हो गई है। स्टॉक आपको 1-1.5% ऊपर भी ट्रेड करते दिख रहा है। बट कल आएंगे रिलायंस के नंबर्स, अर्निंग्स कैसे रहने वाली है रिलायंस पर, एक बार ये भी जान लेते हैं। वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए। तो दीप, नंबर्स थोड़े कमजोर रहने वाले, ये आप समझ के चलिए। रेवेन्यूज 2.5% बढ़े। एक सेकंड, आई थिंक थोड़ा आपके ऑडियो में इशू आ रहा है वरुण, ठीक करते हैं इसको और फिर बात करते हैं इस पर। एक बार जैन साहब से जरा रिलायंस पर मैं राय ले लूँ। जैन साहब, प्राइस डिस्कवरी हो गई, एडजस्टमेंट हो गया, बाजार भी अब हो गया, रिलायंस पर कोई व्यू?
बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जिनों से भी हम लोगों ने तो हमारे क्लाइंट्स को कैश मार्केट में भी कन्वर्ट करवाया, फिर जियो के शेयर्स के अलॉटमेंट का भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए जियो के फाइनेंशियल्स के शेयर्स आएंगे तो जनरली डीमर्जर वाली एक्टिविटीज में फायदा होता ही है इन्वेस्टर्स को, ऐसा काफी बार देखने को मिला है। और वो भी रिलायंस जैसे, तो रिलायंस से तो हम लोग अगर वो कॉमन पार्लेंस से बोलते हैं ना, बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां डीमर्ज हो गई, कितने सारे बच्चे आ गए हैं, तो ये भी एक अच्छा ही होगा। फिर आगे भी आने वाले दिनों में और भी डीमर्जर्स होंगे, तो आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ नो ब्रेनर, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और लेना भी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं इन लेवल्स पे। आई फील कि बहुत अच्छे रिटर्न्स और बनेंगे। मैं तो बहुत दिनों से इसके बारे में रिकमेंडेशन देते हुए आ रहा हूँ। एंड डिस्क्लेमर भी है कि हमारे एसोसिएट्स, हमारे फैमिली मेंबर्स और हम लोग सब क्लाइंट्स को ये स्टॉक रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं। तो ये है आपके लिए रिलायंस, जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए जानते हैं वरुण के साथ। ऑडियो भी ठीक हो गया वरुण का, बताइए क्या है एक्सपेक्टेशन? ओके, तो नंबर्स थोड़े कमजोर साइड पे रहेंगे। कुल आय में केवल 2.5%, एबिटा में भी करीब 2-2.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन मार्जिन शायद थोड़े बहुत गिर सकते हैं। 18% से गिर के 17.1% पे आएंगे। मुनाफे में 12% के आसपास की गिरावट हो सकती है। 19,300 करोड़ से घट के 16,900 करोड़ पे आएगा। तो अब दबाव कहाँ से आएगा? खासकर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो O2C कारोबार है, यानी कि ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है, वहाँ पे दबाव का अनुमान लगाया जा रहा है। GRMs जो है उसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिलेगी। पेटकेम रिफाइनिंग में साफ तौर पे दबाव जो है वो देखा जाएगा। ऑयल स्पेस में ज़्यादा दबाव है, गैस में उतना दबाव नहीं होगा, वहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे सिंगापुर GRMs क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहाँ पे करीब 50% के आसपास की गिरावट हुई है। तो जाहिर सी बात है इसका असर आपको जितनी भी अपस्ट्रीम कंपनीज है उन पे देखने मिलेगा, जिसमें से एक रिलायंस है। बाकी कारोबार की बात करें तो रिटेल एज यूजुअल अच्छी ग्रोथ कर रहा है, अभी भी 20 से 25% के आसपास की ग्रोथ देखने मिलेगी। फुटफॉल्स अच्छे थे, उसका फायदा मिलेगा। जियो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा जो है वो फ्लैट रहेगा। यहाँ पे कुछ एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि शायद आपको जियो के आरपूज में हल्की गिरावट देखने मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने नहीं मिलेगी। तो जो विलन होगा वो दरअसल कंपनी का ऑयल टू केमिकल कारोबार है। बाकी कारोबार ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन इस कारोबार में दबाव के चलते ओवरऑल नतीजे तो है वो थोड़े कमजोर साइड पर रह सकते हैं। ये है आपके लिए इस समय पूरा का पूरा एक्शन रिलायंस पर। देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं और इस पर क्या एक्सपेक्टेशन आपके लिए आती हुई दिखेगी। रिलायंस जबरदस्त बिल्कुल एक्शन में। एक स्टॉक और पीछे से आया दीप, अभी जेंसा टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे थे। नंबर्स नतीजे अब बाजार को समझ में आते हुए दिख रहे हैं, जिसका हम कह रहे थे कि मजबूत नतीजे, और 460 पर स्टॉक पहुंचता हुआ दिखा है। हम जब बात कर रहे थे 445 के आसपास स्टॉक था, अभी 460। पिछले 5 मिनटों में स्टॉक में जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिखा है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि 15% के मार्जिन और तिमाही दर तिमाही शानदार प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो अब नतीजे कैश मार्केट के स्टॉक से ना कम ट्रैक होते हैं। तो लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आ रहा है, बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है यहाँ पर स्टॉक। एब्सोल्युटली। जेंसा टेक्नोलॉजीज अब नंबर्स के बाद आपको और बढ़िया रिएक्शन भी दिखा रहा है, स्टॉक में भी आपको अच्छा एक्शन दिखेगा। CSB बैंक के नंबर्स आपके सामने आते हुए दिखे हैं। एक बार इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे रही है CSB बैंक की परफॉर्मेंस और कैसा यहाँ पर मूव आपको आते हुए दिखेगा। मुनाफा 115 करोड़ से बढ़कर 132 करोड़ का है, तो ठीक ठाक मुनाफे में आपने बढ़त देखी है। बट इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरह की प्रोविजनिंग अगर इन्होंने की है और अगर कुछ राइट बैक हुए हैं पिछले क्वार्टर में या नहीं। मुनाफा आपको एक डिसेंट ग्रोथ दिखा रहा है, 115 करोड़ से बढ़कर 132 करोड़ का 15-15.5% की ग्रोथ मुनाफे में आपने देखी है। ग्रॉस एनपीएस ये स्टेबल रहे हैं, 1.26% से बढ़कर 1.27, एसेंशियली सेम लेवल पर आपके ग्रॉस एनपीएस रहे हैं। बट देखते हैं नेट एनपीएस की सिचुएशन कैसी है, जहां तक इनका सवाल है, बिकॉज वो एक क्लियर सिचुएशन देगा क्या चल रहा है। नंबर्स आने देते हैं एक बार, तब तक कुणाल जी से चार्ट चेक ले लिया जाए। कुणाल जी CSB बैंक जरा देखें सर। देखिए दीपांशु, चार्ट बहुत अच्छा है और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है मुझे लगता है कि एक बेस यहाँ पर तैयार है, केवल एक ब्रेकआउट की देर है और वो ब्रेकआउट आएगा 300 रुपए के ऊपर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 300 के ऊपर जब स्टॉक ब्रेकआउट दे तो इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और मुझे लगता है काफी बड़े लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। तो 300 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय है। जिनकी पोजिशन पहले की बनी हुई है, एक 285 का स्टॉप लॉस रखकर फिलहाल होल्ड करने के राय। ये है आपके लिए CSB बैंक। इनका प्रोविजनिंग आंकड़ा देखना पड़ेगा। साल दर साल देखें तो प्रोविजनिंग बढ़कर आई है, 1.5 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ की प्रोविजनिंग करी है। तिमाही दर तिमाही देखें तो प्रोविजनिंग घटकर आई है। पिछली तिमाही में 9 करोड़ का राइट बैक था, उसके सामने इस बार
माफ कीजिएगा, मैं ये प्रोविजनिंग फिगर चेक करता हूँ। अगर आप तिमाही दर तिमाही भी देखें तो प्रोविजनिंग बढ़कर ही आई है। अगर राइट बैक था उसके सामने आपने प्रोविजनिंग करी है तो फिर वो नेगेटिव है, इसलिए आई थिंक नेट एनपीएस इनके गिर कर आए हैं, ग्रॉस एनपीएस सेम लेवल पर रहे हैं। बट देखते हैं प्रोविजन का आंकड़ा हम आपको वेरीफाई करके बताते हैं। पिछली तिमाही में शायद राइट बैक था, जो इस तिमाही में इन्होंने 5 करोड़ की प्रोविजनिंग करी है, वो आंकड़ा देखते हैं। मुनाफा इनका अच्छा है, नेट इंटरेस्ट इनकम 17% बढ़कर आई, तो वो आंकड़ा ठीक है, एसेट क्वालिटी ठीक है। थोड़ा प्रोविजन का आंकड़ा मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। सीएसबी बैंक इसको अपने रेडार पर रखिए आप। आइए श्रीकांत जी की तरफ से एक कॉल है तैयार, बिगुल उनके लिए बीटीएस डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो कंपनीज है वहां पे लगता है कि एक कंसोलिडेशन हो रहा है, कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बन रहा है। और आज मुझे लगता है इन्फोसिस के नंबर्स के बाद इन सभी में वापस वो अपवर्ड कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा। तो इन्फोसिस में एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है, बट मुझे लगता है कि बाकी जो आईटी कंपनीज है दे आर इनफैक्ट प्रिपेयरिंग टू मूव हायर। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा को लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो 1250 1252 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 1300 1330 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन कम से कम 1300 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से टेक महिंद्रा को लॉन्ग करके चले, एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे एट 1220, तो 1220 का स्टॉप लॉस रखना है और 1300 1320 के टारगेट्स के लिए खरीदना है। तो ये है आपके लिए टेक महिंद्रा, इस पर रखिए नजर। चलिए आईटी भी आपके वापस फेवर में आ रहा है। जेंसार की अभी बात करी थी, टेक महिंद्रा अनिल जी के भी रेडार पर है। आईटी स्टॉक्स की जब उन्होंने रिसेंटली बात करी थी, इन्फी टेक महिंद्रा जेंसार टेक की बात हुई थी, टेक महिंद्रा में आपको मूव दिखेगी। जेंसार पर भी रखिए नजर, अच्छी रिकवरी इस पर आई है। सीएसबी बैंक में आपको बता दूं 9 करोड़ की पिछले क्वार्टर में राइट बैक आया था, उसके सामने इस क्वार्टर में 5 करोड़ की प्रोविजनिंग करी है, तो वो आंकड़ा आपके लिए डेफिनेटली एक नेगेटिव है। पिछले क्वार्टर के राइट बैक के सामने इस क्वार्टर में 5 करोड़ की प्रोविजनिंग, और साल दर साल भी देखें तो 1.5 करोड़ की प्रोविजनिंग बढ़कर 5 करोड़ की आई है। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो फिगर उतने ज्यादा नहीं, परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो डेफिनेटली काफी बढ़कर आई है इनकी प्रोविजनिंग। बाय द वे 20,000 की तरफ है नजर निफ्टी की, अब 15-16 पॉइंट दूर ही आपको दिख रहा है। तो बैंक्स थोड़ा सुस्त हुए, उसके बाद वापस उछलते हुए दिखे 46,200 पर बैंक निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है अनिल जी, और बस इंतजार है सर रिवर्स काउंटडाउन शुरू करने का। 15 पॉइंट दूर आपको निफ्टी आते हुए दिख रहा है। एक थोड़ी सी डीप आई, डीप 2:30 बजे के आसपास वहाँ से, तो जो हमने हीरो जीरो कॉल दिया उसके जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हुआ है। तो अगर आपने फ्यूचर्स में खरीदा तो अभी भी होल्ड करें। फ्यूचर्स में तो आपकी जिस एंट्री प्राइस पर आ चुका है, लेकिन ऑप्शन खरीदा है तो हीरो जीरो में यही रिस्क है। तो 33 पॉइंट का आपको नुकसान हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी और देखेंगे जहाँ बढ़ेगा। एक डिप जो आई उसमें शायद स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, अदरवाइज वापस उसी लेवल के आसपास निफ्टी आ चुका है, और बैंक निफ्टी भी लगभग उन्हीं लेवल के आसपास आ चुका है, वापस वहाँ से रिकवरी आई है। तो एक्शन फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्लोजिंग में आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले रोज की तरह बाजार जो है वो थोड़ी सी तेजी का मूड दिखाते हैं। आज भी कमोवेश वैसा ही मूड आपको देखने को मिल रहा है। नए हाइस पर इस वक्त आपको निफ्टी नजर आएगा। कल आएंगे HDFC लाइफ के नतीजे, कैसे रहेंगे रिजल्ट, आइए देख लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ वरुण है इस वक्त तैयार। वरुण बताइए। तो अनिल जी, जो क्वार्टरली और मंथली नंबर्स आए थे उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर किसी ने दिया था इन नंबर्स में तो वो HDFC लाइफ था। हालांकि अभी हमने देखा ऐसे प्रू लाइफ के जब नंबर्स आए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन तो ठीक थी, लेकिन इंटरनल्स खराब थे। तो देखना होगा HDFC लाइफ के इंटरनल्स कैसे आते हैं। जो अनुमान हमारा है, नेट प्रीमियम इनकम 20% बढ़ के आ सकती है, मुनाफा जो है 12% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है, 365 करोड़ से बढ़ के ये 410 करोड़ पे आएगा। AP करीब 22.8% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, VNB में 27.5%, VNB मार्जिन यहाँ पे करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। AUM में 26.5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं। जो नया बिजनेस प्रीमियम है उसमें अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। जो एन्युटी और नॉन पार सेगमेंट है उसमें मजबूत ट्रेंड जो है उसका अनुमान है। VNB ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी, VNB मार्जिन अच्छे रहेंगे। एक्सपेंस रेशियो जो है वो थोड़ा कम होकर आ सकता है क्योंकि बिजनेस ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो ओवरऑल इंटरनल्स भी लग रहे हैं अच्छा आएंगे और प्रीमियम और मुनाफे में अच्छी ग्रोथ होगी। लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि ICICI प्रू के नंबर्स के बाद थोड़ी उम्मीदें कम हो गई है। हालांकि जो अब तक क्वार्टरली और मंथली नंबर्स HDFC लाइफ ने दिए थे वो इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन थे। HDFC लाइफ के अपडेट सबसे बेहतर थे। चलिए नंबर्स कैसे रहेंगे ये इंटरेस्टिंग होगा। मेहुल जी जरा चार्ट भी एक बार देख लें सर HDFC लाइफ।
दीपांशु जी, HDFC लाइफ जब रिजल्ट आया था तब बहुत ही अच्छा मूव आया था। अब यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट एक चांस बाय बनता है। 648 के स्टॉप लॉस है, ऐसा लगता है कि 12 पॉइंट के स्टॉप लॉस है। अपसाइड में 30 एक पॉइंट का अपसाइड देखने को मिल सकता है। 690 तक के टारगेट्स ऊपर में आ सकते हैं HDFC लाइफ में। तो यह है आपके लिए HDFC लाइफ, जहां पर आपको रखनी है नजर। टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक के भी नंबर्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। 2% ऊपर समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है हमारे रेडार पर तो काफी समय से। स्टैंड अलोन मुनाफा 115 करोड़ से बढ़कर 202 करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है। जबरदस्त उछाल आपको मुनाफे में आते हुए दिखा है जहां तक साउथ इंडियन बैंक का सवाल है। ग्रॉस एनपीए स्टेबल है 5.14% का, 5.13% हुआ है, तो कुछ बदलाव ग्रॉस एनपीए में नहीं हुआ। नेट एनपीए देखते हैं प्रोविजनिंग किस तरह की करिए, यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग होगा। बट मुनाफे का आंकड़ा तो आपको जबरदस्त उछाल दिखा रहा है जहाँ तक साउथ इंडियन बैंक का सवाल है। अच्छे आंकड़े यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं ओवरऑल बेसिस पर बैंक की तरफ से, और हमारे तो रेडार पर रही है, अच्छी मूव भी इस पर आई है। नेट एनपीए भी स्टेबल है, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। 0.01 बेसिस पॉइंट का बदलाव आपको नेट और ग्रॉस एनपीएस में हुआ है। प्रोविजनिंग यहाँ पर 140 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ की आई, तो थोड़ा प्रोविजनिंग में बढ़त देखिए। सेम ट्रेंड जो हमने CSB बैंक में देखा था वो हमें साउथ इंडियन बैंक पे भी दिख रहा है। बट अदरवाइज मुनाफे का आंकड़ा अच्छा है। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी कैसी रही है ये भी इंटरेस्टिंग होगा चेक करने के लिए। नेट इंटरेस्ट इनकम 603 करोड़ से बढ़कर 808 करोड़ की आई है। जबरदस्त उछाल आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक नेट इंटरेस्ट इनकम का सवाल है। बहुत ही बढ़िया फिगर है जहां तक साउथ इंडियन बैंक की बात करें। आइए एक बार कुणाल जी से एक राय लेनी है चार्ट पर। कुणाल जी बताएं सर, नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट तो अच्छे दिख रहे हैं इनके। देखिए चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है दीपांशु, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और इस पर भी अनिल जी ने नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की बात की थी, उसके बाद जबरदस्त तेजी बनी और मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिलेंगे। 22 रुपए के आसपास अब एक मेजर सपोर्ट चार्ट पर इमर्ज हो गया है, तो 22 रुपए के नीचे जाने पर ही ट्रेंड रिवर्सल होगा। जैसे ही 2350 के स्तर पार होंगे इसमें आपको नई तेजी देखने को मिलेगी, तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने की फिलहाल। यह है आपके लिए साउथ इंडियन बैंक जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन आ रहा है तो कुछ मिड कैप बैंक्स के नंबर्स आ रहे हैं, प्रोविजनिंग बढ़कर आ रही है, बट मुनाफे का ट्रेंड आपको अच्छा यहाँ पर दिख रहा है मूव पर। RBL पर भी रखिए नजर, ये तो भी थोड़ा आपको एक्टिव अभी अभी हुआ है। मन्नापुरम पर भी एक मूव आई है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन दिखा रहा है। थोड़ा एक्शन आपको JSW स्टील पर भी अभी अभी आते हुए दिखा है और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी मूव में आया। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी अभी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। और FMCG की बात करें तो डाबर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी थोड़ा एक्टिव हो रहा है। बट ग्रासिम, इस पर एक राय लेनी है। श्रीकांत जी से जरा चार्ट चेक भी लिया जाए। श्रीकांत जी, ग्रासिम का चार्ट देखें सर, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है इसमें। बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इसने एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक किया है और काफी एक नैरो रेंज में रहने के बाद का ब्रेकआउट है। कई बार इसने वैसे ब्रेकआउट किया लेकिन मल्टीपल टाइम से फेल भी हुआ है, बट इस बार का जो ब्रेकआउट है वो लग रहा है कि सस्टेनेबल है। जो इसके ऑसिलेटर्स है उसमें भी दिख रहा है कि काफी कॉन्फिडेंस है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि 1820 के करीब जो ये ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई को यानी 1700 के 1900 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं क्लोज टू 1790 और टारगेट्स रख सकते हैं हम 1930 के। आइए, जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में 46,000 के ऊपर आया है। उसके नीचे जाना डिफिकल्ट है थोड़ा इन दी इमीडिएट बेसिस। तो बैंक निफ्टी का 46,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। 183 पर ये ट्रेड कर रहा है अभी, 27 जुलाई की एक्सपायरी का, जो मंथली एक्सपायरी भी है। सो 183 पर आपको मिलेगा 46,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। एंड अब दीप, जहाँ तक मेरा ध्यान है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का जो आपका लॉट साइज है वो भी 15 का हो चुका है, 25 से। आई मीन आपका अगर किसी को 25 से आदत है ट्रेड करने की तो डबल कर सकते हैं, अभी 30 हो जाएगा। सो दैट वे वन कैन डू और वन कैन स्टिक टू वन लॉट दैट इज ऑफ 15। स्टॉप लॉस जो दीप यहाँ पे इसका रहेगा, आई एम कैलकुलेटिंग द स्टॉप लॉस एज पर 15। तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा दीप
108 का 108 का एक स्टॉप लॉस लगाइए आप, 183 पर आप खरीदिए। टारगेट फर्स्ट जो है इसका दैट इज़ 280, 280 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट है 337 का। सो 280, 337 ये दो टारगेट्स के लिए आप 46,500 का कॉल खरीदें अगले वीकली एक्सपायरी का, विच इज़ मंथली एक्सपायरी एज वेल। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी। अनिल जी बताइए, नया हाई बन गया सर बैंक निफ्टी पे। जय भी अभी बात कर रहे हैं बड़े टारगेट्स की, आप भी बात कर रहे थे, और अच्छी मूव आ गई। थोड़ा डिप आया उसके बाद तो मूव आ गई। जो हमने रिकमेंडेशन दी थी उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया 46,200 का। तो एक चीज अभी मैं वही देख रहा था जी, हालांकि जिस लेवल से रिकमेंड किया थोड़ा ऊपर आ गया, तो एक्चुअली 15 पॉइंट की रिस्क के लिए एक्चुअली स्टॉप लॉस नहीं था। एक्चुअली गड़बड़ी हो गई कि जब तक देने का टाइम आया ना थोड़ा ऑलरेडी बढ़ चुका था। एंट्री लेवल थोड़ा सा 35-40 पॉइंट के आसपास का एंट्री पॉइंट होता तो सही होता, बट एनीवे नॉनदलेस कुछ चीजें सीखने को मिलती है। अगर किसी ने नहीं ट्रिगर किया तो नहीं वो तो किया होगा, नहीं किया तो उनकी रिस्क क्रेडिट भी उनको हमें नहीं जाती। हमने तो बोल ही दिया था स्टॉप लॉस लगा दीजिए, लगाना भी चाहिए। लेकिन ये चीज समझ में आई कि बेहतर ही होता था कि स्टॉप लॉस नहीं दिया जाता था, कि अगर ये वापस जो रिकवरी आई उसमें कम से कम 50-55 में अगर आपने लिया तो लगभग उस प्राइस के आसपास पहुंच तो गया, तो एटलीस्ट कैपिटल लॉस नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि वो थोड़ा रनअप चूँकि फास्ट हो गया था उस वक्त 2:30 बजे के पहले, तो थोड़ा सा रुक के अगर वही 46,050 46,100 के आसपास दिया होता तो प्रॉफिट आ जाए। थोड़ा एंट्री पॉइंट गलत हो गया और स्टॉप लॉस तो एनीवे नेक्स्ट टाइम ठीक है सर। चलिए, बट अच्छी मूव आ रही है बैंक निफ्टी, फ्रेश रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए आपको दिख भी रहा है, और एक्शन भी इस पर अच्छा है। बस 20,000 का ही इंतजार है। टच एंड गो मोमेंट लग रहा है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट दूर आपको दिख रहा है। 20 पॉइंट दूर हो गया, अभी थोड़े पहले 10 पॉइंट दूर दिख रहा था। आइए, तब तक नंबर्स की तो बौछार है ही। अशोक लेलैंड, इसकी भी बात करते हैं। काफी एक्टिवली ट्रेडर्स के रेडार पर भी रहा है रिसेंटली। क्या कुछ आ सकता है इनके नंबर्स में? कल आएंगे इसके अर्निंग्स, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, नंबर्स के लिहाज से तो अशोक लेलैंड अच्छे नंबर्स ही आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि खासकर अगर आप कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो करीबन 4-4.5% की ग्रोथ के साथ 41,329 यूनिट्स पर ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। वॉल्यूम के लिहाज से रियलाइजेशन भी करीब 5% बढ़ती हुई दिखेगी। इस वजह से कंपनी की आय में 10% की ग्रोथ के साथ 7,950 करोड़ कंपनी रेवेन्यू घोषित कर सकती है। जहां तक कामकाजी मुनाफे का सवाल है, पिछले साल का जो बेस है वो छोटा था, 320 करोड़ था, इस बारी 675 करोड़ हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, यानी कि मार्जिन सीधे 4.5% से 8.5% होने की उम्मीद है। और एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा देखेंगे तो 60 करोड़ था पिछले साल, रिपोर्टेड बेसिस पर 68 करोड़ था, 335 करोड़ अब कंपनी मुनाफा भी दर्ज कर सकती है। तो सिग्निफिकेंट स्पाइक आपको ऑपरेशनल लिहाज से और मुनाफे के लिहाज से यहाँ पर अशोक लेलैंड बताता आपको जो नंबर्स है ये आते हुए दिख सकते हैं। पर यही देखना है कि यहाँ पर जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस में कटौती होती हुई दिखी है लगातार, उसका जो फायदा मिलेगा, अब आगे ये फायदा रहेगा या नहीं, ये मैनेजमेंट की कमेंट्री में देखना होगा। बट बहरहाल जो नंबर्स दिख रहे हैं वो तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं अशोक लेलैंड के। ट्रेडर्स को भी काफ़ी पसंद है ये स्टॉक, एक्टिवली उनके रेडार पर भी आता रहता है और बढ़िया मूव्स भी ये आपको दिखाता ही है। सुमित जी, क्या करना है सर अशोक लेलैंड? जरा चार्ट देखें इसके। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है नंबर से पहले कल। दीपांशु, पोजीशंस होल्ड रख के चलना है। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, चार्ट्स बढ़िया है, हाई पे ट्रेड कर रहा है। 180 का इसका इमीडिएट टारगेट है। 180 का लेवल निकलने के बाद 190 रुपए तक के लेवल भी आने वाले दिनों में अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए अशोक लेलैंड। अनिल जी, आई डोंट नो कितनी बार आपसे ये डिस्कस हो चुका है, बट हर बार ये माइलस्टोन एक करना पड़ता है। क्या सोच के ये पॉलीकैप की कॉल दी थी सर? 10% के अपर सर्किट पर है, हालांकि आज वायदा कारोबार के बैन में 10% के अपर सर्किट पे। गजब ही है, मतलब बहुत जबरदस्त भागा है। मतलब फ्रेंकली दीप इतना नहीं सोचा था। ये तो बढ़ गया, एक अलग बात है कि हाइंडसाइट में कह सकते हैं कि हाँ सही वक्त पे बोल दिया था। 3,920 3,930 था, लेकिन मैं तो फ्रेंकली बताऊँ 4,150 भी दे रहा था इंट्राडे टारगेट, तो मुझे लगा अच्छा ही दे रहा हूँ, ज्यादा है। लेकिन यही है कि मेरे ख्याल से पॉइंट है कि स्टॉक की री रेटिंग होती हुई दिख रही है। इसमें कोई डाउट नहीं। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ है कि मैनेजमेंट से हमने बात की थी। आमतौर पर हम बोर्ड रूम में एक किसी टॉप मैनेजमेंट को बुलाते, लेकिन इस बार खुद चेयरमैन भी थे, एमडी भी थे और साथ ही सीएफओ भी थे। दोनों का आपको याद होगा, देखा होगा आपने, कल हमने बोर्ड रूम किया था। तो आइडिया ये था कि वाकई में क्या कंपनी में कुछ उतना बेहतर होता हुआ दिख रहा है, और वो नजर आया भी। तो आई मीन हेड्स ऑफ। कुछ तो नेचुरली वायदा कारोबार के बैन में तो शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के साथ फ्रेश खरीदारी भी है। और दूसरी चीज़ एक और ये भी है, आप एक शायद कुछ फ्लोज वगैरह के आने की भी बात हो रही है कि रीबैलेंसिंग की वजह से भी थोड़े इनको फ्लोज मिल सकते हैं। तीसरा ये हेवल्स के नंबर्स आपने देखे
हेवल्स के नंबर देख और पॉलीकैब के नंबर में देखें तो दिन रात का फर्क है। हाँ, अगर मैं इसी स्पेस में रहना चाहता हूँ तो मैं हेवल्स के बजाय पॉलीकैब खरीदूंगा। क्लियर कट, वो बहुत क्लियर कट है, आपका इन्वेस्टमेंट है। सो वो भी एक शिफ्टिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से इन सबका मिलाकर आप देखेंगे तो जो एक्शन है वो आपके सामने, नंबर बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया नंबर सर। कोशिश है 20,000 हिट हो जाए, बट आई थिंक 20 पॉइंट अभी भी दूर है। देखते हैं आखिरी 10 मिनट में अगर कुछ फायरवर्क्स होते हैं कि नहीं, बट क्योंकि आखिरी 10 मिनट है, वीकली एक्सपायरी भी हो रही है। जानते हैं अनिल जी से उनकी आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स तो स्टेबल है, नैस्डैक फ्यूचर्स पर दबाव बना हुआ है। तो देखते हैं आज अमेरिका में स्पेशली नेटफ्लिक्स और टेस्ला के जो रिएक्शन आए पोस्ट मार्केट के, उसकी वजह से क्या बाकी सेक्टर्स पर भी असर, बाकी स्टॉक्स पर भी इसी सेक्टर से असर पड़ता है कि नहीं। कुछ ज़्यादा बड़ी अर्निंग्स अदरवाइज ऐसे नहीं आ रही हैं, और कुछ बड़े इवेंट्स हैं नहीं आज शाम अमेरिका में। यूरोप ठीक मूड में है सर, हम तो खैर हाइस पर है जा ही रहे हैं, क्या करके जाना है सर बताइए। डीप तेजी की पोजीशन बिल्कुल होल्ड करना है, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि 20,000 के बड़े लेवल के आसपास आप बंद हो रहे हैं। 8 दिन से अमेरिका बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत अगर नीचे हो तो हो भी सकता है, नहीं तो फ्रेश कल खरीदारी करेंगे। 20,025 के ऊपर मिलेगा तो कल खरीदेंगे, या फिर नीचे में 19,850 19,900 के रेंज में कल मिलेगा तो वहाँ खरीद लेंगे। फिर भी अगर तकनीकी तौर पर जिस तरह से बाजार मजबूत बंद हो रहे हैं, कोई खरीद नहीं चाहता, तो एक ही कंडीशन पे कि 19,800 आएगा तो आप और ऐड करेंगे, न कि शॉर्ट, न कि अपना स्टॉप लॉस काटेंगे। ये बायोन डिप्स का मार्केट है, स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन ट्रेड करने वाला नहीं है, वो आप ध्यान में रखिए। पहली चीज़, बैंक निफ्टी 46,200 के ऊपर बंद होता दिख रहा है। देखिए बढ़िया तेजी के साथ बंद हो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 45,900 46,000 कल के लिए बेस रहेगा। फ्रेश खरीदारी आज मत करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी बनी है। यस सर, जो ये शॉर्ट कवरिंग कल सुबह नहीं होगी, कल आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए तो नीचे में आप 45,700 45,900 की रेंज सपोर्ट का काम करेगी, वहाँ खरीदिएगा। और निफ्टी में भी 19,850 19,900 सपोर्ट का काम करेगा, या फिर 20,000 के ऊपर और 46,000 कल देखते हैं कि इसका हाँ मिलता है। तो बैंक फ्रेश ट्रेड कल के लिए रखिए, आज जो है उसे एंजॉय कीजिए। और अगर आपने ऑप्शन खरीदा है और नहीं पोजीशन कट की तो एंड ऑफ डे आप अपना एग्जिट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं। अब लगभग कॉस्ट के आसपास पहुंच जाएगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं। गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा बाजार पर अनिल जी का व्यू। फ्रेश एंट्री अब मत करिए, कल आएंगे, नया दिन है, नई शुरुआत वहां से करेंगे। आइए कुछ कॉल्स हैं वागले साहब के लिए बिल्कुल पहले, वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, टाटा कंज्यूमर में एक ब्रेकआउट आया है, 874 का करंट भाव है, 867 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है ये 900 के पार 1 से 2 दिनों में जाएगा। अगर कल मॉर्निंग या कल के दिन की बात करेंगे तो 890 92 तक के टारगेट्स आपको कल सुबह भी मिल सकते हैं। और पोजिशनली इसमें 920 930 तक 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका 867 का होना चाहिए। ओके, तो टाटा कंज्यूमर अभी थोड़ी देर पहले इस पर ब्रेकआउट दिख ही रहा था, वागले साहब के रेडार पर भी है, 875 के लेवल पर है, खरीदारी करके चलिए, अच्छी मूव इस पर आएगी। जय ठक्कर के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, बैंकिंग में तो अच्छा ब्रेकआउट आया ही आज के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर आप देखें तो 2 खास इंपॉर्टेंट बैंक जिसमें एक ज़बरदस्त हमें तेजी देखने मिली है, 2-3 इनफैक्ट, एक्सिस, ICICI, कोटक एंड SBI, ये 4 बैंक में, जिसमें से SBI में बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है। इसका फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है। ये दीप ट्रेड कर रहा है करीब 609 रुपये 70 पैसे पर, तो 609.70 पर आप SBI फ्यूचर खरीदे। मल्टीपल स्विंग रेजिस्टेंस को निकाला है दीप इसने। और अब जो नेक्स्ट टारगेट इसका फ्यूचर्स में बनकर आ रहा है, दैट इज 621.40, 621 रुपये 40 पैसे का पहला टारगेट और 630 रुपये का दूसरा टारगेट, यही एक्सपायरी का दीप। एंड ऑन द डाउन साइड अब जो स्टॉप लॉस लगाना होगा, दैट वुड बी एट 603.5। सो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आ रहा है दीप। SBI फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है। SBI फ्यूचर्स खरीद कर चलिए। बैंक्स में तो ब्रेकआउट आ ही रहा है, तो SBI का भी योगदान है, SBI का भी पार्टिसिपेशन आपको दिख रहा है, स्टॉक भी आपको जबरदस्त एक्शन में दिखेगा। बैन से बेनिफिट, आइए एक अपडेट ले लेते हैं आशीष के साथ। 6 की लिस्ट हो गई थी कल, आशीष 2 स्टॉक्स ऐड हुए थे, आज भी कुछ एडिशंस हैं या फिर किसी स्टॉक को निकालेंगे?
पांचों निकाल रहा हूँ स्टॉक को, पॉलीकैब है, बड़ा मूव आ गया, 10% की तेजी आ गई यहाँ पर। स्टॉक में पोजीशंस एक ही दिन में काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो गई। कल आया था करीब 98.67% के साथ, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ बैन में आया था, अब हो गए 71%, यानी 80% से नीचे आ गई। स्टॉक बैन से पक्का बाहर आ जाएगा, लेकिन एंट्री करने के लिए भी आपके पास 3 नाम है। बलरामपुर चीनी है, 111% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। पीएनबी यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है, 101% है। और जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर भी देखें तो कल भी 90% के आसपास पोजीशन थी, 95% के आंकड़े को क्रॉस नहीं किया था, लेकिन फिलहाल आज अगर आप देखें तो 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है, 100% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो 3 स्टॉक है आपके पास, बलरामपुर चीनी, पीएनबी और जी एंटरटेनमेंट, जो बैन में एंट्री करेंगे। पॉलीकैब पक्का बाहर आ जाएगा, 71% हो गई है, और बाकी के जो 5 स्टॉक हैं वो तो बैन में बने रहेंगे। तो टोटल आपके पास कल 5, 3, 8 स्टॉक बैन में रहेंगे। बलरामपुर, पीएनबी, जी 3 लेके आ रहे हो आप? 3 स्टॉक है सर। आशीष बहुत मेहनत करे हो। करना पड़ेगा सर, एक्शन बहुत है मार्केट में। फाइनली पॉलीकैब अब बाहर आएगा, कितना हो गया? 71। चलो वंडरफुल। आज जो 10% का सर्किट ऊपर लगा उसमें शॉर्ट्स काफी कटे, सारे शॉर्ट्स कट गए होंगे उनके। तो गजब है भाई, गजब है, वाह जबरदस्त मूव, अभी भी 9% ऊपर है। जेंजा टेक्नोलॉजीज, अनिल जी नंबर जो पकड़े थे जबरदस्त, रेटिंग जो मार्जिन एक्सपेंशन की आप बात कर रहे थे वहां से स्टॉक में अच्छा रिवर्सल आया। 2.5% नीचे था जेंजा टेक्नोलॉजीज, अनिल जी जब नंबर्स आए थे हम उसकी बात कर रहे थे, अब 2.5% ऊपर है ये स्टॉक। तो इंट्राडे में शार्प स्विंग हुआ है, और अब देखिए 2.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो बढ़िया मूव यहाँ पर आती हुई दिखी है। मिड कैप आईटी से आई थिंक अब तक के सबसे मजबूत नंबर्स अगर किसी कंपनी के आए हैं तो वो आपके लिए जेंसा टेक के रहे हैं। और आज शाम ऑफ कोर्स, इसलिए मैं आपको इस हफ्ते कम से कम 3 बार हमने जेंसा टेक्नोलॉजी की बात की होगी। आज भी रिजल्ट आने के बाद भी मैं ये कह रहा था कि बहुत मजबूत नंबर है, बहुत मजबूत नंबर है। वो लोगों को कैश मार्केट रिजल्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप देखिए 475 का ही बना है, क्या बात है, गजब स्टॉक। 2.5% नीचे से 2.5% ऊपर हो, बिल्कुल बढ़िया नंबर, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा लग रहा है 20,000 शायद नहीं हिट होगा, हम तो पूरी तैयारी के साथ बैठे कोई बात निकल कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जब हिट होगा तब हिट होगा, हम तो हमेशा तैयार ही हैं उसके लिए। बट आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आज और बड़े रिकॉर्ड्स आपको आते दिखे, रोज ही खैर ये अब स्टैंडर्ड डायलॉग हो गया। 150 पॉइंट की मूव आपको निफ्टी में आती हुई दिखी है, 525 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी में देखिए, सेंसेक्स में भी देखिए ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की तेजी आपको आती हुई दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्शन रहा है। मिड कैप इंडेक्स आई थिंक लगातार 9 दिनों से आपको रिकॉर्ड्स बनाते हुए दिख रहा है। कोफोर्स के नंबर्स आ रहे हैं और अनुमान से थोड़ा कम मुनाफा आते हुए दिख रहा है। 183 करोड़ का मुनाफा है, अनुमान 225 करोड़ का था। तो फर्स्ट कट एटलीस्ट जो मुनाफे का आंकड़ा आया है वो तो अनुमान से कम ही रहा है। देखते हैं किस तरह की यहाँ पर आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिखती है, डॉलर रेवेन्यू भी किस तरह का कंपनी का आता है। फर्स्ट कट मुनाफे का आंकड़ा डेफिनेटली अनुमान से थोड़ा कम है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बाकी नंबर्स भी आने देते हैं कोफोर्स के और फिर उसको एनालाइज करेंगे। तब तक आईटीसी आज का बिग विनर है, टॉप गेनर, 3.25% ऊपर आपको आईटीसी बंद होते हुए दिख रहा है। इस पर आप नजर रखिए, बड़ा ब्रेकआउट आ जाए है। कोटक आईसीआईसीआई दोनों की तरफ से अच्छी तेजी है। सैटरडे को दोनों के नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी। मारुति में अच्छी मूव। रिलायंस आज ट्रेड हो रहा था जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर के बाद, 1.5% ऊपर बंद हो रहा है। टाटा कंज्यूमर में अच्छा एक्शन है। एसबीआई एक्सिस ये भी खरीदारी दिखाते हुए। एचयूएल, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, डिवीज, कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, एचडीएफसी लाइफ, इन सारे स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिखी है। सिर्फ 10 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुए हैं। नंबर से पहले इन्फोसिस टॉप लूजर है, 2% का कट। एचसीएल टेक, टीसीएस में भी आपको कमजोरी दिखी। अल्ट्राटेक थोड़ा कमजोर था। बजाज फिनसर्व, आइशर, टाइटन, अदानी एंटरप्राइजेस, एलएनटी, ब्रिटानिया, विप्रो, यहां पर भी आपने थोड़ी कमजोरी देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त मूव्स कई सारे स्टॉक्स में। पॉलीकैब जो वायदा कारोबार के बैन से बाहर भी आ सकता है, ऑलमोस्ट 10% ऊपर बंद होते दिखा है। एचडीएफसी एएमसी 4% ऊपर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 3% ऊपर। औरो फार्मा बढ़िया खरीदारी इसमें। ग्लेनमार्क यहां पर जबरदस्त तेजी दिखी है। बलरामपुर चीनी ये भी अच्छे एक्शन में था। एम्फेसिस नंबर से पहले यहां पर भी खरीदारी रही। अशोक लेलैंड नंबर से पहले कल आएंगे, यहां पर भी अच्छा एक्शन था। इसके साथ ही आपने मूव आती हुई देखिए। इंडिया मार्ट में चंबल फर्टिलाइजर अच्छा दिख रहा था। नवीन फ्लोरिन, जाइडस लाइफ साइंसेज, इंटरग्लोब एविएशन, कैनफिन होम्स, एलआईसी हाउसिंग, एक्साइड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे स्टॉक्स में जबरदस्त खरीदारी है। बट एबीबी ऑर्डर विन को लेकर यह पर थोड़ी कमजोरी है, 6.5% नीचे। सीमेंस में आपने वीकनेस देखी है। श्री सीमेंट कंपनी ने माना है कि एमसी की तरफ से उन्हें नोटिस मिला है, ये 2.5% नीचे था। जेके सीमेंट पर भी थोड़ी वीकनेस देखी है। वोडाफोन आइडिया, एसबीआई कार्ड्स, रैमको सीमेंट्स, कमिंस, डिक्सन, परसिस्टेंट सिस्टम्स, चोला, बंधन, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिखी। कैश मार्केट के काउंटर्स की तरफ आइए। आज कई सारे स्टॉक्स है जहां पर जबरदस्त मूवमेंट दिखा है। सीएट अच्छी तेजी दिखा रहा था। मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड अच्छी मूव आई है। नैटको फार्मा, एंजल वन, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ज्योति लेबोरेटरीज नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, मैं बात करी थी। ग्लैंड फार्मा, बैंक ऑफ इंडिया, एसजेवीएन,
पीबी फिनटेक, एनएचपीसी, रेलटेल, आरवीएनएल, इरकॉन और आईआरएफसी यहाँ पर भी बड़ी मूव आई है। तो अनिल जी, शानदार दिन, हिस्टोरिक डे, 20,000 टच करते करते रह गया सर, बट बैंक निफ्टी 46,000 क्या 46,150 के ऊपर बंद हो रहा है, 500 पॉइंट ऊपर, तेजी का सिक्सर, रिकॉर्ड का सिक्सर भारतीय बाजारों के सर। बिल्कुल, तो जबरदस्त एक्शन भारतीय बाजारों में आज फिर से आपके लिए बनता हुआ। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। क्लोजिंग शो में फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आने देते हैं। प्रोविजनल क्लोजिंग तो बिल्कुल लाइफ हाई के आसपास ही आपको आती हुई नजर आ रही है। आइए, बाजार बंद होने के बाद हर गुरुवार को सारे एक्सपर्ट हो जाते हैं ज़्यादा अटेंटिव, ज़्यादा एकदम अलर्ट, क्योंकि उनको पता है कि उनका पसंद का शो भी आने वाला है और उस शो में से क्या काम की बात है। तो देखो, नाम से चेहरों पे स्माइल देखो, जैन साहब तो नोट पे श्रीकांत जी देखिए, मेहुल जी तो हो गजब मुस्कुरा रहे, इतना तो मुस्कुराते हुए मैंने कभी देखा ही नहीं। जय भी, ओहो क्या बात है। तो इतना अगर किसी शो के नाम से मुस्कुराहट आ जाए तो सोचो शो कितना बढ़िया होगा। और उसी शो की जरा एक बार आपको दिखा दे झलक, हर गुरुवार शाम बात दुनिया की। इस हफ्ते बात दुनिया की में चलिए माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे पहाड़ की सैर पर। देखिए एक ऐसा देश जो आपको रहने के लिए देगा 71 लाख रुपए। एक मकड़ी जिसका जाल है स्टील से भी ज्यादा मजबूत। जानिए कि क्या अब वाकई एआई से जन्म लेंगे बच्चे भी। और देखिए एक अनोखा ऑफिस जिसमें मिलता है बिस्तर और तकिया। लंच के बाद चादर तान कर सोते हैं कर्मचारी। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो बात दुनिया की में माउंट एवरेस्ट से ऊंचा पहाड़, 71 लाख रुपए मिलेंगे किसी एक देश में रहने के लिए, मकड़ी का जाल स्टील से मजबूत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा होंगे स्मार्ट बच्चे और ऐसा ऑफिस जहां पर बिस्तर और तकिया मिलेगा लंच आवर्स के बाद। बहुत ज़बरदस्त मुस्कुराहट हमारे दो मेरे सहयोगी के चेहरे पर देख सकते, जरा दिखाइए इन दोनों को, मृत्युंजय और दीप। दोनों इतना खुश हो रहे हैं कि ऐसा भी ऑफिस होता है जहां पर लंच के बाद में आपने ध्यान से सुना नहीं दीपक ने क्या कहा, लंच आवर्स के बाद, लंच खाने के बाद आपको बिस्तर और तकिया दिया जाता है सोने के लिए। लेकिन लंच आवर्स तो होना चाहिए ना। अगर हम लंच आवर्स देंगे तो उसके बाद सोने का मौका मिलेगा। तो बाकी मुझे पता है ये सब जितना हाथ ऊंचा कर रहे हैं, ये जो जॉब वाले अपने जय ठक्कर साहब, सुमित जी, मेहुल जी, श्रीकांत जी, इनको ये स्टोरी पसंद आ रही है, लेकिन ये कंडीशन अप्लाइज। बहुत खुश। हाँ जय, बहुत ज़्यादा खुश हो गए आप। अनिल जी बिल्कुल, अनिल जी ऐसा मतलब अगर हर एक ऑफिस में हो जाए तो अनिल जी काम करने का मजा ही आ जाए। अनिल जी ऐसा ऑफिस के अंदर लगे वर्क फ्रॉम होम है, काम करने का आ जाए। ओहो, आज से जय की पोल खुल गई। वर्क फ्रॉम होम में आप ये सब करते हो? जी कुणाल जी करता है अनिल जी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए आपके पास अवसर है इतिहास रचने का। अनिल जी देखिए, अनिल जी दफ्तर की तो आप प्रैक्टिस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप पहला शो कर सकते हैं जहां पर अनिल जी ये सुविधा मिल जाए सारे एनालिस्ट को चद्दर तान के सोने के। अनिल जी वैसे तो एक मिनट, आज एक मिनट कहाँ गया मेरा पेपर, रिकॉर्ड तो मुझे ये बता रहे हैं कि आज कुणाल जी, राकेश जी सोते हुए पाए गए पूरे। एक मेरे ख्याल से पूरे 1.5 घंटे के शो में एक मारुति का कॉल आया। मतलब और क्या, मतलब आपकी कंप्लेन यही है ना कि चद्दर तकिया दिया है, सोने की सुविधा तो आपको है ही, सो ही रहे। वैसे तो शो में 1.5 घंटे के शो में एक कॉल वागले साहब का, एक कॉल कुणाल जी राकेश जी का, एक कॉल सुमित जी का, एक कॉल मेहुल, और बाकी तो किसी का कोई है ही नहीं। श्रीकांत जी के 2 थे। श्रीकांत जी हाँ। तो और जैन साहब को तो लगता ही नहीं कि मुझे देने की जरूरत भी है। शो हाँ। तो अब मतलब खाली तकिया चद्दर ही नहीं है, बाकी तो सो ही रहे। ओके जी जैन साहब। नहीं अनिल जी, ये जो लंच ब्रेक है ना चद्दर वाला, मैं भी पावर नैप तो कई बार जब शो करते हैं ना घर से तो फायदा उठा लेते हैं। वो मैं जैसे ही अब ब्रेक होती है या न्यूज पर व्यूज आता है तो उसमें हम लोग चले जाते हैं साइड में, और आपका कैमरा पूरा देखते रहते हो और आप भी देखते रहते हो।
तो फायदा तो उठाते हैं। और बाकी ऐसा थोड़ा सा माहौल हमारे शुभम जी के ऑफिस में है, जो हर बार बजट के बाद हमें बुलाते हैं, उनके ऑफिस में थोड़े गद्दे तकिए हैं। अच्छा, शुभम अग्रवाल जी के। यस, चलो बढ़िया है, तो चलिए इस पे विचार किया जाएगा। अच्छा, और किसी की कोई पसंदीदा स्टोरी जिस पर जो आपको पसंद आई हो? अगर कोई खाने पीने सोने से आगे आप बढ़े हो लाइफ में तो बताओ, और कुछ पसंद आया हो? 71 लाख रुपए मिलते हैं किसी एक देश में जाके रहने के लिए। जी बंसल जी। अनिल जी, वो माउंट एवरेस्ट से ऊपर वाली है ना, वो मेरे को सबसे पसंद आई। और जिन जिन लोगों ने वो आरबीए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया बर्गर किंग वाले पे हाथ खड़ा करा था, सबको वहां भेजने का प्लान है विदाउट एनी ऑक्सीजन सिलेंडर। ऐसा क्यों? मेहुल जी से क्या दुश्मनी है आपकी? बेचारे अच्छे तो आदमी है। नहीं अनिल जी, कुणाल जी ने भी हाथ खड़ा करा, सुमित जी ने भी हाथ खड़ा करा। अनिल जी सभी अच्छे हैं अनिल जी। तो सभी अच्छों को अनिल जी, मतलब कि और अच्छा एकदम फ्रेश एयर। यहाँ तो सब पॉल्यूटेड हवा लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के थोड़ा घूम के आएंगे अनिल जी। सुमित जी ये बताओ, ये आर्टिफिशियल कुणाल जी भी थे अनिल जी, कुणाल जी का भी हाथ देखा था मैंने। हाँ, देखा मैंने देखा। हाँ अच्छा सुमित जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच्चे क्या आपको लगता है आपसे बेहतर बच्चे पैदा कर सकते, मतलब आपसे बढ़िया बच्चे भी होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर कंपेयर करें तो? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सोचने की भी जरूरत नहीं। लेकिन चलिए, ये है आज की हमारी कुछ बेहतरीन स्टोरीज जो आपको देखने को मिलेगी बात दुनिया की हर गुरुवार की तरह इस गुरुवार भी शाम 4:30 बजे। मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा एक शो है जो बड़ा आपको तरोताज़ा कर देगा। शाम 6 बजे हमारा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है और उसका नाम है साबुन के साझा इस्तेमाल पर हम ये शो करने जा रहे हैं। आप सब लोग सोचेंगे आमतौर पर साबुन तो हर घर में होता है, इसमें नई बात क्या है, और सब घर में सारे सदस्य एक ही साबुन से नहाते भी हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। घर के सदस्य हैंड वॉश और नहाने के लिए अगर एक ही साबुन का इस्तेमाल करते तो ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। दरअसल इस्तेमाल हुए साबुन में ऐसे बैक्टीरिया और वायरस छिपे होते हैं जो दूसरे व्यक्ति के इस्तेमाल करने पर उसे संक्रमित कर सकते हैं। कुछ इसी तरह के खतरे साझा इस्तेमाल करने वाले तौलिए से भी होते थे। इसे कहा जाता है पर्सनल हाइजीन। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। साबुन साझा, बीमारी ज़्यादा। शाम 6 बजे हमारा विशेष शो मिस मत कीजिएगा। डॉक्टर शहला अग्रवाल होंगी हमारे साथ, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन। इन दोनों के साथ करेंगे हम ये विशेष शो, जानेंगे। उसके बाद मनी गुरु, पिछले 1 साल में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 10 से 25% बढ़ गया है। इलाज का खर्च भी बढ़ा है, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो बीमार होने पर आपको अपनी जेब से भारी भरकम पैसा चुकाना पड़ सकता है, और इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी लगातार बढ़ रहा है। आज जानेंगे किस तरह से आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस की कर सकते हैं प्रीमियम कम। आज का विशेष शो प्रीमियम घटाएं, टेंशन भगाएं। कपिल मेहता साहब से बात करें, उन्हें सुने। सिक्योर नाउ और दीपक योहानन साहब, CEO माई इंश्योरेंस क्लब के, इन दोनों से करेंगे मुलाकात। रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी BNPL। BNPL नाम सुना है? BNPL, बाय नाउ पे लेटर। BNPL, BNPN नहीं आती, BNPN, बाय नाउ BNPL। अच्छा, BNPL जरा पूछो किस किस BNPL आपने सुना था किसी ने? बाय नाउ पे लेटर सुना हुआ था? ओके, तो चकुराल जी और जना किसने ये सुना है? BNPN। BNPN, हाँ जय कुछ बोले आप? बाय नाउ पे नाउ, बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे नाउ, बाय नाउ पे नेवर, बाय नाउ पे नेवर। हाँ, ये देखो कुणाल जी जानते हैं इसी चीजों के बारे में, बाय नाउ पे नेवर। लेकिन फिलहाल अभी वो स्कीम कुणाल जी आना बाकी है, थोड़ा इंतजार करें। फिलहाल जो स्कीम चल रही है बाय नाउ पे लेटर, इसका क्रेज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आपके पास भी अगर पैसे नहीं है तो आप इस तरह की सर्विसेज का उठा सकते हैं फ़ायदा। ओला उबर से लेकर जोमेटो से लेकर पेटीएम तक की कई सारी ऐसी ऐप्स हैं जो इस तरह के ऑप्शंस लोगों को देती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जानते हैं कि ये एक तरह का लोन है जो आपने नहीं समय पर चुकाया तो आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है, लगेगा ब्याज बहुत ज़बरदस्त। तो आज हमारी कवर स्टोरी इसी पर होगी, बाय नाउ पे लेटर, सिबिल में होगी गड़बड़। ये हमारी कवर स्टोरी देखिएगा जरूर। उसके अलावा देश दुनिया की सारी खबरें आपके लिए होंगी। फाइनल 19979, बहुत बढ़िया। निफ्टी की क्लोजिंग आप बड़ी आसान से 19979, ये आपकी क्लोजिंग 146 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 46186, ये भी याद रखना। और सेंसेक्स
67,571 थोड़ा सा मुश्किल है, 67,571 ये आपके लिए। और आज का लाइफ हाई जो लेवल बना है वो भी एक बार आपको बता दूं, निफ्टी में 19,991 19,991, यानी कि 20,000 से 9 पॉइंट दूर पर हमने लाइफ हाई बनाया है। 46,256 पर हमने बैंक निफ्टी पर लाइफ हाई बनाया और 67,619 पर लाइफ हाई बनाया हमारा सेंसेक्स का। चलिए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैन साहब हाथ जोड़ ही चुके हैं, नहीं तो मैं वैसे आपका नाम लास्ट में बोलने वाला था, लेकिन चूंकि आपने हाथ पहले से जोड़ दिया, तो जैन साहब, जय ठक्कर साहब, श्रीकांत जी और मेहुल कोठारी साहब, आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आज नहीं, मेरा कल तो बन जाएगा 20,000। जब तक बोलते रहेंगे तब तक बनेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, लेकिन जिस दिन बोलना बंद गया, पहले पिछली बार इसी तरह आई के लिए कितनी परेशानी, अरे 6 दिन तक तैयारी थी, बहुत पसीना बहाया। एनीवे, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज आप 20,000 पर ही हैं, कोई डाउट नहीं है। तो बेहतरीन तेजी का माहौल, कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।